हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। मेरी आवाज सबको क्लियर है क्या? ओके ओके, ठीक है। बस बस, थैंक यू। तो देखो, आज की क्लास में ये जो टॉपिक है थ्री डायमेंशन ज्योमेट्री, इसको हम पढ़ने वाले हैं। और इसके बाद मैं आपको जेई 2020 में जितने भी क्वेश्चन आए वो करवाऊंगा। ठीक है। और 90% चांसेस है कि आपके वो जितने भी 90% क्वेश्चन है आपसे सारे बन जाएंगे। ठीक है। तो प्रोवाइडेड इस लेक्चर को बहुत ध्यान से सुनना, प्रॉपरली समझना, क्लास के एंड तक बने रहना, क्योंकि ये एक वन ऑफ द वेरी अच्छा खासा बड़ा चैप्टर है, हाई वेटेज चैप्टर है। ठीक है, लेकिन फिर भी हम इसको पूरे 1.5 घंटे में कवर करने की कोशिश करेंगे। और इस तरह से कवर करेंगे ताकि आपको एक एक चीज समझ में आए और आपसे जेई के हर क्वेश्चन इसमें बन जाए। दूसरी चीज, मैंने आपको कहा था थ्री डायमेंशन ज्योमेट्री इज वन ऑफ द हाईएस्ट वेटेज टॉपिक ऑफ द जेई मेंस। ठीक है। उम्मीद ये की जाती है 2 से 3 क्वेश्चन इससे आएंगे वेक्टर 3D से। ठीक है, 3 क्वेश्चन भी आते हैं, मतलब 12 मार्क्स का वेटेज कवर करता है। और जनरली क्वेश्चन 3D के खासकर जो होते हैं वो काफी इजी होते हैं, तो वो हो जाते हैं। और इस बार तो सिलेबस भी काफी रिड्यूस कर दिया, तो हमारे लिए बहुत प्लस पॉइंट है कि जो क्वेश्चन का लेवल आना है और जो जिस पर्टिकुलर टॉपिक से क्वेश्चन आने हैं, अब उसी में से ही क्वेश्चन बनेंगे। और उस क्वेश्चन की हर वेराइटी को आज के लेक्चर में हम कवर करेंगे। लेक्चर कवर होने के बाद क्लास के लास्ट में मैं आपके सारे डाउट्स ले लूंगा। जिन जिन बच्चों को भी कोई भी दिक्कत है, जो जो भी प्रॉब्लम आ रही है, जो जो भी इश्यूज आ रहे हैं, वो हम क्लास के लास्ट में ले लेंगे। ठीक है, आप अपने अपने सारे प्रॉब्लम्स को पूछ लेना, बस प्रोवाइडेड कि अभी फिलहाल अपन प्रॉपरली इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, मैं बस थोड़ी देर के लिए माइक ऑन कर रहा हूँ। किसी को कोई मेजर कंसर्न हो तो अभी बता दो, नहीं तो हम स्टार्ट करते टॉपिक। एनीवन? हाँ, माइक ऑन कर दिया मैंने। टॉपिक से फिर कोई और बात आपको कोई मेजर हो तो आप बोल सकते हैं, अदरवाइज हम स्टार्ट करें टॉपिक। बोलो। यस सर। ओके, चलिए। क्लास के लास्ट तक रहना बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और आपका एक लेक्चर में, मतलब आज के 1.5 घंटे में लगभग पूरा कवर हो जाएगा। ठीक है, मतलब सारे क्वेश्चंस में मैंने कवर कर लिए, सारे अच्छे टाइप की इलस्ट्रेशन भी इसमें कवर है। मतलब ये आज की पीडीएफ आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेगी। मतलब और अल्टीमेटली बोर्ड्स में भी इससे क्वेश्चन आने ही है। ठीक है, तो जो टॉपिक आज हम कवर करेंगे, जो कंटेंट आज हम कवर करेंगे, उसमें आपका बोर्ड्स का भी फायदा हो जाएगा। ठीक है, ओके, तो लेट्स स्टार्ट। मैं अभी के लिए माइक ऑफ कर रहा हूँ सबका, फिर लास्ट में माइक सबका ऑन कर दूंगा। ठीक है, फिर आप अपने अपने डाउट्स, अपनी अपनी क्वेरी पूछ लेना। चलो, लेट्स स्टार्ट। और चैट बॉक्स ऑन कर रहा हूं मैं, लेकिन चैट बॉक्स में प्लीज मैसेज ज्यादा मत करना, अदरवाइज बाकी बच्चों को डिस्टर्बेंस होगा। कुछ अर्जेंट मैसेज हो, कुछ ऐसी बात हो तो आपको शेयर करनी, तो आप चैट बॉक्स में लिखना, अदरवाइज काइंडली डोंट डिस्टर्ब। ठीक है, चलो लेट्स स्टार्ट। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लेट्स। तो 3D ज्योमेट्री में अब तक ऑलरेडी आपने बेसिक पढ़ा होगा कि जो अपन ने 2D में पढ़ा था, कि 2D में हम जो भी पढ़ते हैं चीजें, वो कहीं ना कहीं हमारे पास 2 डायमेंशन में होती है। ठीक है, और 3 डायमेंशन में इस बार हमारे पास जो सिलेबस है, पहले वो देख बता दूं मैं आपको। तो एक तो कोऑर्डिनेट ऑफ अ प्लेन, पॉइंट इन स्पेस। ठीक है, एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट स्पेस के अंदर, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, सेक्शन फॉर्मूला, डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन कोसाइन, एंगल बिटवीन 2 लाइन, स्क्यू लाइन, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन देम, उसकी इक्वेशन, और लाइन की इक्वेशन। ठीक है, तो यही टॉपिक है। प्लेन पूरी तरह से हटा दिया गया है। ठीक है, तो इन टॉपिक से ही आपके काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन बन सकते हैं। उन सारे क्वेश्चन की वेरायटी आज कवर हो जाएगी। ठीक है, तो हमको टारगेट करना, ये टॉपिक हमारा अच्छे से हो, बोर्ड्स में भी और जेई में भी, इससे जितने भी क्वेश्चन आए हमसे बन जाए। सो लेट्स स्टार्ट कवरिंग ईच एंड एवरी टॉपिक। ठीक है, तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं 3 डायमेंशन ज्योमेट्री की, तो 3 डायमेंशन ज्योमेट्री में आपको पता ही है कि मेरे पास 3 तरह की एक्सिस हो जाएगी। एक होगी एक्स एक्सिस, एक वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। तो इन एक्सिस आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर होगी। तो जैसे 2D में अगर मैं बात करता था, तो 2D में मेरे पास एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस होती थी। ये पूरे प्लेन को, 2 डायमेंशनल प्लेन को 4 हिस्सों में बांटती थी। उन 4 हिस्सों को हम बोलते थे क्वाड्रेंट। क्या बोलते थे? क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। सब में कुछ सब में कोई ना कोई पॉइंट हम डिनोट कर सकते थे। कोई भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट डिनोट करने के लिए हम ये क्वाड्रेंट यूज करते थे। यहाँ पे साइन कन्वेंशन भी होता था। फर्स्ट में ऑल पॉजिटिव, यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव, यहाँ पे दोनों नेगेटिव, इस तरह से। वैसे ही ये जो पूरी 3 एक्सिस है, ये 3 एक्सिस मुझे पूरे 3D प्लेन को क्या कर रही है, 8 ऑक्टेन में डिवाइड कर रही है। 8 ऑक्टेन में डिवाइड कर रही है। 8 ऑक्टेन कौन कौन से? अगर आप यहाँ पे विजुअलाइज करोगे तो एक ऐसा समझो कि 4 बॉक्स ऊपर, 4 बॉक्स नीचे। एक बॉक्स तो ये जिसमें पूरा एक्स वाई जेड, एक देखो ये वाला। अगर यहाँ पे एक बॉक्स अज्यूम कर लो 3D ज्योमेट्री में, एक बॉक्स ये हो गया। ठीक है, एक बॉक्स आपका ये हो गया। एक बॉक्स इसके पीछे वाला,
एक उसके साइड वाला, एक ऊपर, ऊपर 4 बॉक्स, नीचे 4 बॉक्स, तो इसको हम बोलते हैं 8 ऑक्टेंट। आपने अगर एनसीईआरटी में इसके डायग्राम भी देखोगे तो बेसिकली पूरी 3 डायमेंशन ज्योमेट्री 8 ऑक्टेन में डिवाइड होती है। अगेन उन सबके भी क्या होते हैं साइन कन्वेंशन, ये फर्स्ट, ये पीछे सेकंड, फिर ये थर्ड, ये फोर्थ, इसी सीक्वेंस में नीचे 5 6 7 8, तो 8 ऑक्टेंट होते हैं। ठीक है, किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट को हम डिनोट यहाँ पे एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट से करेंगे। ठीक है, तो ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग कि 3D में जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट होंगे मेरे। ठीक है, एंड 8 ऑक्टेन और उनके ये साइन कन्वेंशन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगेन यहाँ पे भी जो हमने 2D में पढ़ा था, 2 पॉइंट के बीच में डिस्टेंस का फॉर्मूला यहाँ पे भी क्या रहेगा, सेम रहेगा। अगर एक मान लो पॉइंट है एक ए पूरी 3 डायमेंशन ज्योमेट्री में जिसका कोऑर्डिनेट है x1 y1 और z1, दूसरा पॉइंट है मान लो पॉइंट बी जिसके कोऑर्डिनेट है x2 y2 और z2, इन दोनों पॉइंट के बीच में जो डिस्टेंस रहेगा उसके लिए हम सेम डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, वही जो जहां पे पहले अप्लाई करते हैं, अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। जो हमने 2 डायमेंशन में अप्लाई किया था सेम फॉर्मूला यहाँ पे, बस कोऑर्डिनेट्स 3 आ जाएंगे। सेम विद द केस ऑफ सेक्शन फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला भी यहाँ पे सेम रहेगा। अगर मान लो पॉइंट है ए और पॉइंट बी, पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट मुझे गिवन है x1 y1 और z1, पॉइंट बी का कोऑर्डिनेट अगेन गिवन है x2 y2 z2, और मान लो कोई पॉइंट है P जो इन A और B को किसी रेशियो m/n में डिवाइड कर रहा है, या फिर m1/m2 में कर रहा है, डिवाइड कर रहा है, तो इस P के जो तीनों कोऑर्डिनेट होंगे x, y, z, उसको निकालने के लिए सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई होगा। तो मैं x का वैल्यू लिख रहा हूँ, बाकी y और z अपने आप सेम आ जाएंगे। तो x की वैल्यू जैसा कि हमने पहले पढ़ा था, m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2, m2x1 अपॉन m1 प्लस m2, ये तो फॉर्मूला हमारा क्लास 10th में भी था। इसी तरह से हम y का कोऑर्डिनेट निकालेंगे, इसी तरह से z का कोऑर्डिनेट निकालेंगे। ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग है। ठीक है, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। नेक्स्ट, इस पे थोड़े बहुत क्वेश्चंस ट्राई कर लेते हैं, जल्दी से देखो, इस क्वेश्चन को पढ़ो ध्यान से। फाइंड द रेशियो इन विच द yz प्लेन डिवाइड्स द पॉइंट जॉइनिंग दिस एंड दिस। दो पॉइंट है, एक पॉइंट है मान लो पॉइंट ए जिसका कोऑर्डिनेट मुझे गिवन है 2 4 एंड 8 7 सॉरी, पॉइंट है बी जिसका कोऑर्डिनेट गिवन है। आप अपने मन में सोचो कि क्या कॉन्सेप्ट अप्लाई करोगे। अब देखो आज की क्लास में मैं आपको होमवर्क के लिए बहुत सारी इलस्ट्रेशन दे दूंगा, डोंट वरी, आपको प्रैक्टिस के लिए काफी क्वेश्चन मिल जाएंगे, लेकिन क्लास में आपको क्या करना है, नोट्स बनाने के पीछे मत दौड़ना। नोट्स अभी मैं पीडीएफ भी भेज दूंगा आपको। जैसे ही क्वेश्चन दिखे आप मन में अंडरस्टैंडिंग आपको बिल्डअप करो कि इस क्वेश्चन को करने का तरीका क्या हो। बस आपको वो क्वेश्चन को करने का तरीका सोचना है दिमाग में। वो तरीका सोचने के बाद फिर आप देखो कि हाँ आपने जो तरीका सोचा वो सही था कि गलत था। ठीक है, अब यहाँ पे कोई वाईजेड प्लेन होगा, मान लो ये कोई वाईजेड प्लेन है जहां पे ये इसको इंटरसेक्ट कर रहा है। अब ये वाईजेड प्लेन जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है वो ए और बी को किसी रेशियो में डिवाइड कर रहा है। आपको याद होगा क्लास 10 में कभी भी जब रेशियो निकालना होता था हम m1:m2 कभी नहीं मानते थे। कभी भी रेशियो अगर निकालना है तो हम क्या मानते थे, k:1। रेशियो हमेशा क्या होता था, k:1 होता था, राइट। ठीक है, तो ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी, और रेशियो आपका कितना है, k:1 है। अब ये k:1 निकालना है। अब अच्छा वाईजेड है, वाईजेड प्लेन की खासियत क्या होगी, वाईजेड प्लेन की खासियत क्या होगी। अच्छा मैं अगर माइक ऑन करूं तो चल जाएगा सबके लिए, ठीक है, ताकि आप बीच बीच में बोल सकते हो, बस प्रोवाइडेड डिस्टर्ब ना हो सबको, इस तरह से आप बोलते रहना, ठीक है। बीच बीच में आप अपना आंसर भी दे सकते हो। तो मैंने माइक ऑन कर दिया, ठीक है, चलो हाँ अब बोलो वाईजेड प्लेन की खासियत क्या होगी। इसका कोई एक कोऑर्डिनेट में बता सकता हूँ। वेरी गुड, एक्स कोऑर्डिनेट आपका 0 होगा, वाई और जेड कुछ भी हो सकते हैं, वो मुझे नहीं पता, लेकिन एक्स कोऑर्डिनेट तो मेरा 0 होगा। इसी चीज का मैं यहाँ पे यूज करके के निकाल लूंगा, एक्स कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला अप्लाई कर दूंगा, हाँ है ना, m1x2 प्लस m2x1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। यहाँ पे x1 पता है, x2 पता है, m1 की जगह क्या आ जाएगा, m2 की जगह 1 आ जाएगा, और x कोऑर्डिनेट की जगह क्या लिख देंगे, हम 0 लिख देंगे। क्या यहाँ से k की वैल्यू आ जाएगी, हाँ है ना, बोलो बोलो। यस यस सर। हाँ या ना बस बताते रहना, आपको समझ में आया तो यस सर नो सर बताते रहना, कहीं डाउट आए तो पूछ लेना। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ से मेरे पास k की वैल्यू आ जाएगी, k आ जाएगा मतलब रेशियो आ जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट, यहाँ पे एक सॉल्व एग्जांपल आपकी प्रैक्टिस के लिए दिया, घर पे इसको ट्राई कर लेना। नेक्स्ट जेई 2019 में क्वेश्चन और आया था, देखो ध्यान से, सेक्शन फॉर्मूला से भी डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। पढ़ लो क्वेश्चन जल्दी से। पॉइंट पी पता है, पॉइंट क्यू पता है, आप तरीका बस बता देना तरीका क्या रहेगा, स्टेप्स क्या रहेगी, दिमाग में सोच के जल्दी से सोच लो, बताओ स्टेप्स क्या रहेगी। पॉइंट पी पता है, पॉइंट क्यू पता है, और एक पॉइंट है आर जिसके कोऑर्डिनेट मुझे निकालने हैं, उसका मुझे एक्स कोऑर्डिनेट पता है, वाई और जेड नहीं पता, और रेशियो भी नहीं पता। बताओ क्या तरीका रहेगा। सबसे पहले क्या निकालेंगे, बोलो। आर कोऑर्डिनेट निकालना सबसे पहले, तो आर कोऑर्डिनेट निकालने के लिए सबसे पहले क्या किस स्टेप अपनाओगे, स्टेप 1 निकालेंगे। हाँ आपको एक्स कोऑर्डिनेट दिया है ना, राइट, जैसे पिछले क्वेश्चन में था, यहाँ पे भी एक्स कोऑर्डिनेट पता है मुझे 4, राइट, बोलो
है ना? From x coordinate we will Yes, find sir. the value of rho. हाँ, एक्स कोऑर्डिनेट मुझे ऑलरेडी पता है, रेशियो निकालना है। सबसे पहले देखो रेशियो जैसे निकल जाएगा वाई और जेड अपने आप आ जाएंगे, लेकिन सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा? रेशियो। रेशियो निकालने के लिए मुझे एक्स कोऑर्डिनेट गिवन है, तो एक्स कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला अभी मैंने याद किया था। क्या था मेरा एक्स कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला? m1 x2 m2 x1 प्लस m1 x2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। यहाँ पे अगर मैं वैल्यू पुट अप कर दूं, x की जगह 4 आ जाएगा, m2 की जगह 1 आ जाएगा, x1 मतलब ये x1 y1 z1, x1 मतलब 2, m2 मतलब k, x2 मतलब 8 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। इसको सॉल्व करूंगा तो k आ जाएगा। k मतलब मेरे को रेशियो पता चल गया। अगर रेशियो पता है, क्या इससे मेरी y और z कोऑर्डिनेट आ जाएंगे? है ना? बोलो। Yes sir. ठीक है, y और z कोऑर्डिनेट आराम से वापस से सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करके y और z कोऑर्डिनेट में निकाल लूंगा। इसका मतलब मेरे पास पॉइंट r के तीनों कोऑर्डिनेट आ गए। पॉइंट r के मेरे पास तीनों कोऑर्डिनेट आ गए। अब पॉइंट r के तीनों कोऑर्डिनेट आ गए, फिर तो बस ओरिजिन से उसका डिस्टेंस पूछा है, तो डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करके हम ओरिजिन से पॉइंट r का कोऑर्डिनेट निकाल। तो कितना बेसिक क्वेश्चन था, है ना? Yes sir. ठीक है, सेक्शन फॉर्मूला से ये एक कंसेप्ट था जिसको हमने 2-3 इलस्ट्रेशन हमने देख लिए। घर पे जाके एक बार और आप इसको प्रैक्टिस कर लेना, काम हो जाएगा। बाकी बहुत सारे होमवर्क मैंने आपको क्वेश्चन दे रखे हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अनदर इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो कि जब से बहुत काम आता है, जिसपे क्वेश्चंस भी आपको आ सकते हैं, जिसका यूज भी काफी है, डायरेक्शन कोसाइन एंड डायरेक्शन रेशियो। तो सबसे पहले इसका फंडामेंटल समझ लेते हैं और क्या चीजें काम की जो हमको याद रखनी है, बस उस पर ही ध्यान देंगे, बाकी डिटेल में इसके नहीं जाना। ठीक है, तो डायरेक्शन कोसाइन एंड डायरेक्शन रेशियो में क्या क्या चीजें हैं? सबसे पहले तो मान लो ये मेरी कोऑर्डिनेट एक्सिस है पूरी, एक्स वाई और जेड एक्सिस, तीनों एक्सिस है मेरे पास। कोई लाइन है, मान लो कोई लाइन या फिर कोई वेक्टर, लाइन भी समझ सकते हैं, वेक्टर भी अज्यूम कर सकते हो। कोई लाइन या कोई वेक्टर मान लो ओरिजिन से पास कर रही है, या फिर ये पोजीशन वेक्टर है, या फिर मान लो कोई ये लाइन है, आप चाहो तो इसको लाइन अज्यूम कर लो। अब ये लाइन या फिर ये वेक्टर तीनों कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ मेरा कुछ ना कुछ एंगल बना रही है। मान लो ये लाइन एक्स एक्सिस के, लाइन और एक्स एक्सिस के बीच में है एंगल अल्फा, लाइन और वाई एक्सिस के बीच में है एंगल बीटा, और इस लाइन और जेड एक्सिस के बीच में एंगल गामा। ठीक है, मान लो यहाँ पे कोई पोजीशन वेक्टर पॉइंट पी, जिसका कोऑर्डिनेट है मान लो a, b, c। पॉइंट P जिसका पोजीशन वेक्टर अज्यूम भी कर सकते हो, तो पॉइंट P जिसका कोऑर्डिनेट x, a, b, c। ठीक है, तो यहाँ पे दो चीजें डिफाइन करी गई, डायरेक्शन रेशियोस और डायरेक्शन कोसाइन। डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन कोसाइन। तो डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है सबसे पहले वो समझते हैं। ठीक है, ये जो लाइन है, एक्स एक्सिस के साथ अगर एंगल अल्फा है, वाई के साथ एंगल बीटा है, जेड के साथ एंगल गामा है, तो हम बोलते हैं कि जो कॉस ऑफ अल्फा, ठीक है, कॉस अल्फा कॉमा कॉस बीटा कॉमा कॉस गामा, ये तीन जो हो जाते हैं, ये होते हैं मेरे डायरेक्शन कोसाइन। ये मेरे होते हैं डायरेक्शन कोसाइन। ठीक है, कॉस अल्फा, कॉस बीटा एंड कॉस गामा। वेयर अल्फा बीटा एंड गामा आर व्हाट? अल्फा बीटा गामा मतलब वो लाइन या फिर वो वेक्टर जो तीनों एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है, वो अल्फा बीटा गामा है, और उसका मैं अगर कोसाइन ले लूंगा तो कॉस अल्फा, कॉस बीटा एंड कॉस गामा आर माय डायरेक्शन कोसाइन। इसको हम जनरली कुछ लेटर एल, एम, एन से भी डिनोट करते हैं, एल कॉमा एम कॉमा एन। ठीक है, और यहाँ पे अगर मैं ज्योमेट्री से इसको डिराइव करूं, अगर मान लो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट ए कॉमा बी कॉमा सी, तो यहाँ पे अगर मैं एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाऊं, इसका प्रोजेक्शन अगर एक्स एक्सिस पे लूं, तो यहाँ से कॉस अल्फा की वैल्यू अगर आप निकाल के देखोगे, ठीक है, ये इसका पूरा डायग्राम आपको एनसीईआरटी में बहुत प्रॉपर्ली दिया है। फिलहाल अपन डायरेक्ट रिजल्ट में आपको दिखा रहा हूँ कि अगर इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट ए कॉमा बी कॉमा सी, और यहाँ पे मैं अगर राइट एंगल ट्राइंगल बनाऊं, यहाँ पे इस अल्फा एंगल के हिसाब से एक्स एक्सिस पे, और इसका कॉस अल्फा निकालू, तो कॉस अल्फा की वैल्यू आती है, बेस आपका ए रहेगा ए, क्योंकि वो एक्स कोऑर्डिनेट आपका ए है, तो बेस आपका रहेगा ए, और हाइपोटेनस मतलब ये लेंथ, और ये लेंथ आपकी आ जाएगी अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, मतलब ये आपका हो गया कॉस अल्फा, दैट इज एल, डायरेक्शन कोसाइन का एल कोऑर्डिनेट। इसी तरह से एम, ये आपका हो गया एल। इसी तरह से एम मतलब कॉस बीटा, उसका भी अगर आप ट्राइंगल यहाँ पे फॉर्म करोगे तो उसकी वैल्यू आ जाएगी बी अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, और इसी तरह से एन दैट इज कॉस गामा, उसको भी ज्योमेट्रिकली यहाँ पे राइट एंगल ट्राइंगल आप बनाओगे तो उसका कोऑर्डिनेट आ जाएगा सी अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो बेसिकली हमने क्या सीखा, कोई पॉइंट है पी, अगर पोजीशन वेक्टर, कोई पॉइंट पी जिसका कोऑर्डिनेट अगर ए बी सी, कोई पॉइंट पी जिसका कोऑर्डिनेट अगर ए बी सी, तो ये जो ए बी सी है, सबसे पहले तो इनको तो हम बोलते हैं डायरेक्शन रेशियोस। उस वेक्टर का ये क्या हो जाएगा, डायरेक्शन रेशियो। ये पॉइंट ए बी सी उसका हो जाएगा डायरेक्शन रेशियोस, और ये जो एल एम एन है, एल कॉमा एम कॉमा एन, ये हो जाएंगे इसके डायरेक्शन कोसाइन। ठीक है, ये हो जाएंगे इसके डायरेक्शन कोसाइन, और एल एम एम की वैल्यू क्या हो जाएगी, दिस ए अपॉन दिस, बी अपॉन दिस, सी अपॉन दिस, डायरेक्शन कोसाइन। ठीक है, अब देखो इसको निकालने का बहुत फंडामेंट। अच्छा, दूसरी चीज, अगर यहाँ पे एक प्रॉपर्टी और ऑब्जर्व करोगे, एल एम एन वैल्यू निकालने के बाद अगर आप यहाँ पे इसका स्क्वायर करो, एल स्क्वायर करो,
उसमें एम स्क्वायर को ऐड करो, उसमें एन स्क्वायर को ऐड करो। तो एल स्क्वायर करोगे तो ऊपर ए स्क्वायर अपॉन दिस बनेगा, बी स्क्वायर अपॉन दिस, सी स्क्वायर। उसको जब ऐड करेंगे तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम बन जाएगा, दोनों तीनों का एडिशन कितना आ जाएगा 1। तो ये रिजल्ट में हमको ध्यान रखना है कि एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी। और इस हम ये भी बोल सकते हैं, अदरवाइज इसको ऐसा सोचो कि कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा, इसकी वैल्यू भी कितनी आ जाएगी 1, क्योंकि ये एलिमेंट के बराबर है। तो अगर मेरे को कभी भी कोई लाइन या कोई वेक्टर के अगर मान लो अल्फा और बीटा एंगल पता है, कि बोल रहा है कि वो लाइन एक्स एक्सिस के साथ 45 डिग्री बना रही है, वाई के साथ 40 डिग्री बना रही है, तो बताओ जेड के साथ कितना एंगल बनाएगी। अगर कोई लाइन या कोई वेक्टर का मुझे तीनों एक्सिस के साथ दो एक्सिस के साथ एंगल दिया हुआ है और तीसरी एक्सिस के साथ अगर एंगल पूछा है, तो मैं ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकता हूँ, क्या, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा की वैल्यू 1 हो जाएगी। वहां पे अल्फा बीटा पता तो गामा आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से एक चीज और ऑब्जर्व करने वाली क्या है कि जैसा कि मैंने आपको कहा, ये पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट है a, b, c। ये पॉइंट P जिसका कोऑर्डिनेट हमने क्या माना था a, b, c, जिसका पोजीशन वेक्टर अगर मैं डिफाइन करूं तो वो आ जाएगा क्या मेरा a i कैप प्लस b j कैप प्लस c k कैप, ये इसका पोजीशन वेक्टर हो जाएगा। और यहाँ पे मैंने बताया कि अगर ये पोजीशन वेक्टर है तो इस पोजीशन वेक्टर के हिसाब से इस पोजीशन वेक्टर का डायरेक्शन रेशियो क्या हो जाएगा, डायरेक्शन रेशियो के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे आपके ये a, b, c। ठीक है, अब इसका अगर मैं यूनिट वेक्टर कन्वर्ट कर दूं, इसको अगर मैं यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट कर दूं, अगर आप ध्यान से देखो तो यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करोगे, इस पूरे वेक्टर को इसके मैग्नीट्यूड से हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। और मैग्नीट्यूड तो आपको पता ही कितना है, अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे जो आई जे के कोएफिशिएंट आ रहे हैं वो बेसिकली मेरे क्या आ रहे हैं, वो मेरे डायरेक्शन रेशियो कोसाइन आ रहे हैं, वो क्या आ जाएंगे मेरे डायरेक्शन कोसाइन। ठीक है, तो डायरेक्शन कोसाइन निकालने का बहुत अच्छा तरीका यही होगा, सबसे आसान, कि अगर किसी वेक्टर के आपको डायरेक्शन कोसाइन निकालना है तो उसका यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट कर दो। उसको यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट करने के बाद जो भी एक्स वाई जेड के कोएफिशिएंट, ये जो टर्म्स है, सॉरी आई कैप जे कैप के साथ ये जो टर्म्स आ रही है, इसी को तो आप अभी अपन ने डिफाइन किया था, क्या था ये, डायरेक्शन कोसाइन। ये क्या है, मेरा डायरेक्शन कोसाइन। ठीक है, तो ये हो गया डायरेक्शन रेशियो और ये हो गया डायरेक्शन कोसाइन। इसको छोटा सा एग्जांपल के तौर पे एक बार और समझा रहा हूं, ध्यान से देखना। मान लो कोई वेक्टर है ओपी वेक्टर 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप, रैंडम को एग्जांपल ले लिया मान। अब मैं आपको पूछ रहा हूं कि फाइंड इसके डायरेक्शन रेशियो क्या होंगे, उसके डायरेक्शन कोसाइन क्या होंगे। तो बताओ इसके डायरेक्शन रेशियो क्या होंगे, बोलो। 2 minus 3 4। 2 minus 3 4, वेरी गुड। और इसके डायरेक्शन कोसाइन कैसे निकालेंगे, 2 upon हाँ 2 अपॉन इसका मैग्नीट्यूड। तो इसका मैग्नीट्यूड अगर आप निकालना चाहो तो मैग्नीट्यूड निकालने का लास्ट तरीका अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर है ना, राइट, याद आ रहा है, yes sir, अंडर रूट 29, वेरी गुड। तो इसके रूट 29 से डिवाइड कर देंगे तो डायरेक्शन कोसाइन क्या आ जाएंगे, 2 बाई रूट 29 माइनस 3 बाई रूट 29 कॉमा 4 बाई रूट 29, हाँ है ना, यस सर। क्लियर है सबको, यस सर। ओके ग्रेट ग्रेट। अब देखो जेई में इस पे क्वेश्चन किस तरह के आते हैं, ये तो कॉन्सेप्ट हो गया। पहली चीज डायरेक्शन कोसाइन मतलब आपको क्लियर होना चाहिए, कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा, वेयर अल्फा बीटा एंड गामा आर द एंगल मेड बाय द लाइन और द वेक्टर विद द रेस्पेक्टिव एक्सिस। एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर 1 होता है। अगर मुझे कोई दो एंगल दिए हो, तीसरा एंगल पूछा हो तो मैं इससे निकाल सकता हूँ। और डायरेक्शन रेशियो जो भी वेक्टर है उसी के कोएफिशिएंट को हम डायरेक्शन रेशियो बोल सकते हैं। और डायरेक्शन कोसाइन मेरा हो जाएगा यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट करने वाला। अब देखो एक चीज और होती है कि डायरेक्शन रेशियो बहुत सारे हो सकते हैं। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे बताऊं, जैसे अपन ने सेक्शन फॉर्मूला में रेशियो की अगर मैं बात करूं तो मान लो के की वैल्यू आपकी आ रही है 2/3, तो आपका रेशियो कितना हो जाएगा 2:3। ये मेरा क्या हो जाएगा सेक्शन फॉर्मूला से वो रेशियो। तो देखो रेशियो को हम और भी तरीके से लिख सकते हैं। अगर मान लो मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये कितना हो जाएगा 6:9। तो ये और ये रेशियो सेम ही है, तो आप 2:3 यूज करो या 6:9 यूज करो, दोनों की बात सेम ही है ना। या फिर इसको मैं 4:6 भी लिख सकता हूँ, बोलो। yes ठीक है, तो yes रेशियो sir, बहुत सारे हो सकते हैं, रेशियो कैन बी इनफाइनाइट। अगर उसको हम मल्टीप्लाई करते थे तो रेशियो कितने भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, रेशियो जो है डायरेक्शन रेशियोस वो कितने भी हो सकते हैं, लेकिन डायरेक्शन कोसाइन हमेशा यूनिक होगा। वो कैसे निकालोगे, इसको यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट करके। जैसे यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ, इसके लिए डायरेक्शन रेशियो क्या लिया 2 - 3 4। या फिर इसका डायरेक्शन रेशियो अगर कोई बोलता है क्या सर ये भी हो सकता है 4 - 6 और 8, इसको अगर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, हाँ ये भी सही है। कोई 3 से मल्टीप्लाई कर देगा तो वो भी सही है, -1 से मल्टीप्लाई कर देगा वो भी सही है। तो कहने का मतलब ये कि किसी भी वेक्टर के किसी भी लाइन के बहुत सारे डायरेक्शन रेशियोज हो सकते हैं, लेकिन डायरेक्शन कोसाइन एक ही रहेगा। कैसे निकालेंगे डायरेक्शन कोसाइन, उसको यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट करके उसका डायरेक्शन कोसाइन। ठीक है, चलो ये था बेसिक कंसेप्ट। अब इस पे क्वेश्चंस अप्लाई कर देते हैं, देखो ध्यान से। एक तो ये वाला क्वेश्चन पहले ये देख लो, 2009 में आया हुआ था, फिर उसको मैं पिछला वाला क्वेश्चन वापस कराता हूँ। द प्रोजेक्शन ऑफ अ वेक्टर इन द 3 डायमेंशन ज्योमेट्री दिस एंड दिस एंड दिस, मतलब आपको क्या गिवन है, एबीसी गिवन है ना। प्रोजेक्शन मतलब
बोलो, आ रहा है समझ में कि नहीं? हेलो, बोलो Yes, बच्चों। तो इसको sir. बताओ, Yes, इसका sir. डायरेक्शन Yes, रेशियो sir. क्या होगा? डायरेक्शन रेशियो 6 minus 3 2. वेरी गुड, 6 - 3 2। और डायरेक्शन कोसाइन? 6/7 minus 3/7 2/7. हाँ वेरी गुड। कैसे निकाला आपने? इसका मैग्नीट्यूड निकाल लिया होगा, है ना? Yes, sir. मैग्नीट्यूड Yes. कैसे निकालेंगे? √(a² + b² + c²। तो ये मैग्नीट्यूड निकालोगे तो शायद √49 आएगा, दैट इज 7 आएगा। 7 से सबको डिवाइड करेंगे, डायरेक्शन कोसाइन आ जाएगा। 10 सेकंड का क्वेश्चन था, हाँ है ना? Yes, sir. ऑप्शन Yes, sir. ठीक है, 2009 का एक क्वेश्चन। तो बेसिक एग्जांपल था कि डायरेक्शन कोसाइन से डायरेक्शन रेशियो निकालने का सिंपल तरीका यही है। अगेन ये देखो 2010 में क्वेश्चन आया हुआ है, पढ़ो इसको ध्यान से। क्या दिया हुआ है जल्दी से देखो, क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, वो क्या पूछा गया है? गामा पूछा सर इसमें। वेरी गुड। कोई भी लाइन 3 डायमेंशन ज्योमेट्री में एक्स और वाई एक्सिस के साथ एंगल बना रही है, तो मान लो एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल है? 45 डिग्री, इसको हम अल्फा बोलते हैं। वाई एक्सिस के साथ कितना एंगल है? 120 डिग्री। और जेड एक्सिस के साथ एंगल हमें पूछा गया है, तो क्या फॉर्मूला अप्लाई? बोलो। L² + m² + n² वाला सर। हाँ, L² + m² + n² = 1 होता है। cos² अल्फा + cos² बीटा + cos² गामा की वैल्यू कितनी होती है? 1, है ना? राइट। Yes, Yes, sir. Yes, sir. cos अल्फा 45 डिग्री, cos अल्फा की वैल्यू होती है 1/√2। ठीक है। cos 120 कितना होता है? बताओ जल्दी। cos 90 + 30, 90 + 30 sin 30 में कन्वर्ट हो जाएगा। sin 30 कितना होता है? -1/2, है ना? सॉरी, +1/2। ठीक है, तो यहां से आपका cos² गामा आ जाएगा = 1। क्लियर हो रहा है? Yes, sir. ठीक है, तो cos² गामा यहाँ पे बेसिकली वैल्यू रख दी। अल्फा की जगह 45 डिग्री, बीटा की जगह 120 डिग्री। cos 45 डिग्री 1/√2, cos 120 डिग्री -1/2। इस तरह से हमने यहाँ वैल्यू निकाल लोगे, यहाँ से cos² गामा की वैल्यू आपके पास आ जाएगी। इन दोनों को ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा? 3/4, है ना? Yes, sir. 1 - 3/4 दैट इज 1/4। 1/4 का रूट लोगे तो कितना आ जाएगा? 1/2। 1/2, ठीक है, 1/2 मतलब कितना हो जाएगा गामा? 60 डिग्री। 60. है ना? आसान था क्वेश्चन, Yes, sir. देख पा रहे हो? दोनों बेसिक कॉन्सेप्ट पे आए थे। ठीक है, 2 क्वेश्चन और दिए मैंने 2007 और 2004 के, ये भी आपसे हो जाएंगे। देखो फर्स्ट वाले में जल्दी हल्की सा हिंट बता दो मेरे को। फर्स्ट वाले में क्या दिया हुआ है 16 में? इसमें भी उसी तरह करना है, सेम। हाँ, इसी में वही अल्फा पता है, बीटा पता है। अल्फा मतलब एक्स और वाई एक्सिस के साथ एंगल कितना बना रहा है? π/4। और गामा पूछा है, सेम फॉर्मूला अप्लाई कर देना, आंसर आ जाएगा। इसमें भी देखो ध्यान से, बोला इफ लाइन मेक्स थीटा विद ईच एक्स एंड जेड, मतलब अल्फा दिया है थीटा, जेड मतलब गामा दिया है आपको थीटा, और बोला बीटा की जगह बीटा ही रहना, बीटा विद द वाई एक्सिस, सच दैट sin² बीटा = 3 sin² थीटा। तो cos² थीटा की वैल्यू, अगेन ये भी बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है। वो ये तरीका अपनाना, sin² अल्फा + sin² बीटा cos² अल्फा बीटा गामा का वैल्यू 1 कर देना, सिंप्लीफाई रिलेशन करोगे तो cos थीटा आ जाएगा। क्लियर है? Yes, sir. ठीक है। Yes, sir. एक जो अच्छा क्वेश्चन इसमें बनता है वो ये वाला है, इसको हमको अच्छे से समझना है। ठीक है, बाकी क्वेश्चन सारे बेसिक उन्हीं फॉर्मूले से होंगे जो भी अपन ने किए। ये चारों क्वेश्चन के इलस्ट्रेशन है, आपको आराम से हो जाएंगे। अच्छा जो क्वेश्चन है वो ये वाला, पढ़ो इसको ध्यान से। द एंगल बिटवीन द लाइन हुज डायरेक्शन कोसाइन आर दिस एंड दिस। अच्छा, यहाँ पे एंगल भी है, तो दो लाइन के बीच में एंगल का फॉर्मूला भी मैं बताऊंगा फिर। इसको अभी मैं जब हम लाइन का फॉर्मूला पढ़ लेंगे उसके बाद इस क्वेश्चन पे वापस रिविजिट करेंगे। लेकिन डायरेक्शन कोसाइन से रिलेटेड जो क्वेश्चन आपका बनता है वो ये वाला है। अब इसको कैसे करना है उसको हम थोड़ी देर में देखेंगे। बाकी इसके अलावा ये जो 3 बेसिक फॉर्मूले थे, इस पे समझ में आ गया आपको कैसे किया अपन ने? Yes, बोलो। sir. ओके, यस सर। अब पहले हम लाइन के बारे में पढ़ते फिर उस क्वेश्चन पे वापस आएंगे। जैसा कि अपन 2 डायमेंशन ज्योमेट्री में 2D डायमेंशन में अपन ने क्या कहा था, 2D में अगर मान लो कोई लाइन है उसकी इक्वेशन लिखनी है तो मुझे कम से कम 2 कंडीशन चाहिए थी। जैसे अपन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में स्ट्रेट लाइन पढ़ा था, स्ट्रेट लाइन में किसी भी लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए कम से कम 2 कंडीशन चाहिए, क्योंकि 2 कंडीशन से ही मेरी यूनिक लाइन पास होगी। तो यूनिक लाइन के लिए मान लो एक पॉइंट पता है मुझे जहां से लाइन पास कर रही है, और इस लाइन का मुझे स्लोप पता है m। अब इस लाइन की मुझे क्या लिखनी, इक्वेशन। तो आपको ध्यान होगा कभी भी चाहे कोई भी टाइप का कर्व हो, किसी भी कर्व की इक्वेशन लिखनी हो तो हम उस कर्व पे एक जनरल पॉइंट लोकस ऑफ द पॉइंट h, k या फिर x, y अज्यूम करेंगे, है ना? Yes. राइट, है ना? किसी भी लाइन या किसी भी कर्व की इक्वेशन लिखनी है तो आप सबसे पहले क्या करोगे, एक जनरल पॉइंट x, y अज्यूम करोगे। अब इन तीनों, अब x1 y1 m और इस x में y में एक रिलेशन डेवलप कर लेंगे। वो रिलेशन जो कि हर पॉइंट सेटिस्फाई करे वो मेरी लाइन की इक्वेशन होती है। तो यहां से मैं ये बोल सकता हूँ स्लोप की वैल्यू मेरे पास क्या आएगी, y2 - y1 अपॉन x2 - x1।
ये हमेशा हर पॉइंट के लिए ट्रू होगा इस लाइन पे, तो यही मेरी लाइन की क्या आ जाएगी इक्वेशन, y माइनस वाई वन इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स। ये लाइन की इक्वेशन हमने कहां पे देखी थी, 2 डायमेंशन ज्योमेट्री में, याद आ रहा है? बोलो। Yes, sir. यस Yes, सर sir. सेम कंसेप्ट यहाँ पे 3 डायमेंशन ज्योमेट्री के लिए अप्लाई करना है कि 3D में क्या हो जाएगा। तो 3D में भी अगेन किसी भी लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए कम से कम 2 कंडीशन हमें वो देंगे। वो 2 कंडीशन क्या क्या हो सकती है? पहला कंसेप्ट कि मान लो कोई 3D में लाइन है, अब वो यूनिक लाइन होगी तो वो उसके लिए हमको 2 कंडीशन चाहिए। पहली कंडीशन मतलब क्या है कि वो लाइन किसी पॉइंट P से पास कर रही है, ठीक है? उस P का मान लो आपको कोऑर्डिनेट दे दिया x1, y1, z1। उस P का आपको क्या दे दिया? कोऑर्डिनेट दे दिया। दूसरी चीज, ठीक है, उस P का कोऑर्डिनेट आपको दे दिया। दूसरी चीज, एक चीज और बता दी कि इस लाइन का कोई पैरेलल एक वेक्टर दे दिया आपको B, ठीक है? इस लाइन के कोई पैरेलल एक वेक्टर है B, उसकी वैल्यू भी आपको मान लो दे दी ai कैप प्लस b j कैप प्लस c k कैप। ये 2 कंडीशन दी है। अब आपको इस लाइन L की क्या लिखनी? इक्वेशन लिखनी। इस लाइन L की आपको क्या लिखनी? इक्वेशन लिखनी है। तो अगेन लाइन L की इक्वेशन निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, इस पे एक जनरल पॉइंट अज्यूम कर लूंगा। तो मान लो मैंने एक और पॉइंट अज्यूम कर लिया A कोई भी, जिसका कोऑर्डिनेट मैंने मान लिया x y और z। कोऑर्डिनेट क्या मान लिया मैंने? x y z। अब मुझे इस लाइन की इक्वेशन लिखनी है, ठीक है? तो मैं क्या तरीका अपना रहा हूं, ध्यान से देखो। मैंने ये बोला कि ठीक है, अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखो, इस लाइन पे कोई भी पॉइंट लूं तो ये जो एपी वेक्टर होगा, ये इस लाइन पे जो भी हम पॉइंट लेंगे उससे जो वेक्टर एपी वेक्टर बनेगा या फिर पीए वेक्टर जो भी बनेगा, एपी बोलो या पीए बोलो, बात एक ही है। ये वेक्टर और वो वाला जो लाइन के पैरेलल वेक्टर है, ये आपस में पैरेलल होंगे? बोलो। यस सर Yes, sir. और जो लाइन का पैरेलल वेक्टर बी वेक्टर, ये आपस में क्या होंगे? पैरेलल होंगे। तो अगर 2 वेक्टर आपस में पैरेलल है, तो आपको मैंने कल ही बताया था पिछली क्लास वेक्टर में कि अगर 2 वेक्टर पैरेलल है या फिर कोलिनियर है तो उसका आपस में क्या रिलेशन होता है? लैम्डा टाइम्स लैम्डा टाइम्स। बार बार एक ही कंसेप्ट अपन ने वहां पे भी अपनाया था, यहाँ पे भी सेम चीज है। अगर ये दोनों आपस में पैरेलल है तो यहाँ पे बोल सकता हूँ कि पीए वेक्टर कैन बी रिटन एज लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर, है ना? यस सर क्योंकि दोनों वेक्टर कैसे हैं? पैरेलल और कोलिनियर। अच्छा, अब यहाँ पे लैम्डा वेक्टर के टर्म्स में, तो मैं यहाँ पे वेक्टर के टर्म्स में इक्वेशन लिखता हूँ। देखो, पॉइंट पी है तो इसका पोजीशन वेक्टर निकालने के लिए इसको ओरिजिन से ज्वाइन कर देंगे। तो ये मान लो पी का पोजीशन वेक्टर ए वेक्टर बोल दिया। जनरल पॉइंट ए, तो इसका वेक्टर फॉर्मेट में इसको ओरिजिन से ज्वाइन करेंगे तो ये इसका पोजीशन वेक्टर होगा। जनरल वेक्टर को मैं आर वेक्टर से डिनोट कर रहा हूँ। कैसे डिनोट कर रहा हूँ? आर वेक्टर। ये मेरा ओ हो गया। तो पीए वेक्टर उस दिन निकालना सीखा था। पीए वेक्टर कैसे निकालेंगे? ए वेक्टर माइनस पी वेक्टर, है ना? बोलो, यस याद आ रहा सर है? Yes, sir. ए Yes, में sir. से पी वेक्टर कर देंगे, माइनस कर देंगे। अब ए वेक्टर कितना दिया हुआ मुझे? ए वेक्टर मतलब पॉइंट ए का पोजीशन वेक्टर कितना है? आर वेक्टर के बराबर है। और पी वेक्टर कितना दिया हुआ मुझे क्वेश्चन में? ए वेक्टर के बराबर, इक्वल टू लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर। तो यहाँ से मेरे पास आर वेक्टर कितना आ जाएगा? आर वेक्टर इज इक्वल टू, माइनस हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ए प्लस लैम्डा बी, ए प्लस लैम्डा बी। और यही मेरी क्या होती है? वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन। इट इज नोन एज द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन। ये मेरी क्या है, जिसको मुझे याद रखना आगे के लिए हमेशा, वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन इन 3D। ठीक है, ऐसी वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन इन 3D जहां पे r इक्वल टू ए प्लस लेमडा बी, आर वेक्टर इक्वल टू ए प्लस लेमडा, वेयर ये ए वेक्टर क्या है? पॉइंट ऑन द लाइन। ए वेक्टर क्या है? पॉइंट ऑन लाइन। और बी वेक्टर क्या है? पैरेलल वेक्टर, है ना? Yes, ये sir. बात समझ में आ रही है? ये 2 चीज आपको हमेशा बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखनी है। ए वेक्टर है मेरा पॉइंट ऑन द लाइन, और बी वेक्टर क्या है? पैरेलल वेक्टर। तो किसी भी लाइन की इक्वेशन जो किसी पॉइंट ए पी, जिसका पोजीशन वेक्टर है ए वेक्टर, से पास कर रही है, उस लाइन की इक्वेशन हो जाएगी आपके पास आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लेमडा टाइम्स बी वेक्टर, वेयर ए वेक्टर इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ऑन लाइन एंड बी वेक्टर इज द पैरेलल वेक्टर। ये हो गया। तो ये आपकी हो गई वेक्टर इक्वेशन। अब एक और होती है कार्टेशियन इक्वेशन, जो इसी का कार्टेशियन फॉर्मेट होता है, मतलब एक्स वाई जेड के टर्म्स में, मतलब कोऑर्डिनेट्स के टर्म्स में कार्टेशियन इक्वेशन क्या होगी वो भी मुझे देखना है। ठीक है, तो इसी में वैल्यू पुटअप कर देते हैं। तो यहाँ पे अगर आप वैल्यू पुटअप कर दो, मेरे पास क्या है इक्वेशन, आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लेमडा टाइम्स बी वेक्टर। अब आर वेक्टर क्या होगा? आर का पॉइंट क्या है? एक्स वाई जेड। तो आर वेक्टर को मैं कैसे लिख सकता हूँ? एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, है ना? बोलो। यस सर और ए वेक्टर बताओ क्या होगा? ए वेक्टर क्या होगा? एक्स आई कैप वाई जे कैप जेड के कैप प्लस y1 j कैप हाँ, प्लस बस z1 j कैप। x1 y1 और z1 है, तो क्या आ जाएगा? x1 i कैप प्लस y1 j कैप और z1 k कैप। ये मेरा ए वेक्टर आ जाएगा, प्लस लेमडा टाइम्स बी वेक्टर। बी वेक्टर ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है मुझे। क्या गिवन है बी वेक्टर क्वेश्चन में? ए आई कैप बी जे कैप सी के कैप, है ना? तो ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप। अब यहाँ पे मुझे एक्स वाई जेड में रिलेशन डेवलप करना है।
इक्वेशन की दोनों तरफ दो वेक्टर है। अब दो वेक्टर इक्वल कब होते हैं? जब उनके एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट आपस में क्या हो, इक्वल। तो यहाँ पे एलएचएस में अगर आप ध्यान से देखो तो एलएचएस में तो एक्स वाई और जेड है, आई कैप जे कैप के कोफिशिएंट। यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखेंगे तो आई कैप के साथ क्या क्या आ जाएगा, यहाँ से आएगा x1 और यहाँ से क्या आएगा लैम्डा टाइम्स ए। तो आई कैप के साथ इधर आ जाएगा x1 प्लस लैम्डा ए। जे कैप के साथ इधर से क्या आ जाएगा y1 प्लस लैम्डा बी, ये जे कैप के साथ आ जाएगा। और के कैप के साथ क्या आ जाएगा टर्म z1 प्लस लैम्डा टाइम्स सी वेक्टर, ये के कैप के साथ आ जाएगा। अगर ये दोनों वेक्टर इक्वल है तो इनके आई कैप जे कैप के कोफिशिएंट को आपस में अगर मैं इक्वेट कर दूं तो देखो क्या आ जाएगा उससे, यहाँ से आ जाएगा x और यहाँ से आ जाएगा ये। तो x इक्वल टू x1 प्लस लैम्डा ए, पहली चीज। सेकेंड अगेन यहाँ पे y और इधर ये, तो यहाँ से y कितना आ जाएगा, y इक्वल टू y1 प्लस लैम्डा बी। और सिमिलरली अगर के कैप को इक्वेट कर दूंगा तो z इक्वल टू z1 प्लस लैम्डा सी। ठीक है, ये मैं अब यहाँ पे इसको ऑल तीनों को आपस में इक्वेट करना, तो तीनों को आपस में इक्वेट करने के लिए क्या करो, यहाँ से लैम्डा निकल, तीनों में लैम्डा का टर्म है तो लैम्डा को इक्वेट कर देंगे। तो यहाँ से अगर आप ध्यान से देखोगे x1 को उधर भेजेंगे और a से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ से लैम्डा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x माइनस x1 बाई ए। आया ना, दिख रहा है सबको? बोलो। Yes. और यहाँ Yes, से लैम्डा sir. की वैल्यू कितनी आ जाएगी, y माइनस y1 बाई बी। और यहाँ से लैम्डा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, z माइनस z1 बाई सी। तो ये तीनों की तीनों लैम्डा की वैल्यू, ये तीनों की तीनों लैम्डा की वैल्यू को आपस में अगर मैं इक्वेट कर दूं तो बेसिकली मेरे पास क्या आ जाएगी, यहाँ पे मैं ऊपर लिख रहा हूँ आगे फाइनल इक्वेशन वेक्टर कार्टेशियन फॉर्मेट में। अगर तीनों लैम्डा को आपस में मैं इक्वेट कर दूं तो कार्टेशियन फॉर्मेट में वेक्टर की इक्वेशन, लाइन की इक्वेशन हो जाएगी x माइनस x1 बाई ए इक्वल टू y माइनस y1 बाई बी इक्वल टू z माइनस z1 बाई सी इक्वल टू लैम्डा। तो इट इज द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन, ठीक है, विच इज पासिंग थ्रू द पॉइंट x1 y1 z1 एंड पैरेलल वेक्टर के डायरेक्शन रेशियोज क्या है, ABC। पैरेलल वेक्टर के डायरेक्शन रेशियोज क्या है, ABC। तो ये आपका फाइनल जो आपको एकदम प्रॉपर्ली याद रखना। एक ही इसी इक्वेशन को याद रखोगे सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। मतलब बेसिकली इसी फॉर्मेट को, वेक्टर फॉर्म और कार्टेशियन फॉर्म। ये था मेरा वेक्टर फॉर्म और ये था मेरा कार्टेशियन फॉर्म। फटाफट रिकैप कर लेते हैं। सो लाइन जो कि पॉइंट ए से पास कर रही है, जिसका पोजीशन वेक्टर ए वेक्टर, पैरेलल वेक्टर अगर बी वेक्टर, तो बताओ वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन क्या आएगी, A vector plus lambda times B vector. हाँ, आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर। वेरी गुड, ये आपकी हो जाएगी वेक्टर इक्वेशन। और कार्टेशियन इक्वेशन क्या आ जाएगी, x minus x1 upon a. हाँ, x माइनस x1 बाई ए इक्वल टू y माइनस y1 बाई बी इक्वल टू z माइनस z1 बाई सी। दिस इज माय कार्टेशियन इक्वेशन। Yes, sir. इक्वल टू, चाहो तो आप लैम्डा से इक्वेट करो या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हो। ये कार्टेशियन इक्वेशन और ये वेक्टर इक्वेशन, लाइन की इक्वेशन निकालने का तरीका। ठीक है, ध्यान रखने वाली बात अगेन वही, x1 y1 z1 आपके पॉइंट है तो इस फॉर्मेट में होने चाहिए। और नीचे जो कोफिशिएंट है ABC वो आपके क्या है, पैरेलल वेक्टर के डायरेक्शन रेशियोस। अब इस पर अगर मैं एग्जांपल के तौर पे कुछ बात करूं, जैसे मान लो मैं अगर आपको ये लिखूं x माइनस 2/4 इक्वल टू y प्लस 5/8 इक्वल टू z माइनस 3/-4। तो मुझे बताओ ये जो लाइन है इस पे पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है, 4 8 minus 4. नहीं गलत, पॉइंट का कोऑर्डिनेट Minus 5 3. ये होगा ना, Minus- x ऊपर आता है तो क्या आएगा 2 Minus 5. माइनस 5 Minus 3. प्लस 3, Only है ना? 3 होगा। हाँ 3 होगा। क्लियर है? और पैरेलल वेक्टर के डायरेक्शन रेशियोज बता दो। 4 8 minus 4 4. 8 minus 4 4. 8 minus 4. वेरी गुड, 4 8 माइनस 4 डायरेक्शन रेशियोज बोल रहा हूँ। मतलब इसको लिखने का तरीका क्या हो जाएगा, वही 4 i कैप 8 j कैप माइनस 4 के। अब मैं बार बार टाइम सेव करने के लिए डायरेक्ट डायरेक्शन रेशियोज लिखूंगा, है ना। आपको अज्यूम करना है कि भाई इसके साथ i, इसके साथ j, इसके साथ k अपने आप जुड़ जाएगा। क्लियर है? ये पैरेलल वेक्टर हो गया, Yes. Yes, sir. है ना। तो आपको बस इक्वेशन से पहचानना आना चाहिए। ठीक है, चलो एक और एग्जांपल ले लेते हैं। अगर मैं आपको ये बोलूं बताओ आराम से, पहले सब लोग अपने अपनी कॉपी में लिख लो जल्दी से। लाइन पे पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, उसका पैरेलल वेक्टर क्या होगा, दोनों चीजें चाहिए मुझे। जल्दी से एक बार ट्राई कर लो, फिर मुझे आंसर बता दो। पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट और पैरेलल वेक्टर के डायरेक्शन रेशियोस। Sir, point Sir, के minus 4. coordinate आएंगे Minus 4 3 5/2. माइनस 4 फिर 3 3 5/2. 3 और 5/2। ठीक है, चेक 5/2. और पैरेलल वेक्टर की डायरेक्शन रेशियोस Minus 3 8 4. minus 3 2. -3
8 और 8 4 4 4। नहीं 2 2 हाँ 2। हाँ अब देखो कि कैसे किया सब लोग देख लो। हमेशा सबसे पहले इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दो। स्टैंडर्ड फॉर्मेट अभी मैंने सीखा था x माइनस एक्स वन बाई ए, तो पहले वाले में तो कोई दिक्कत नहीं। x माइनस माइनस 4 बाई माइनस 3 x माइनस एक्स वन बाई इक्वल टू, अब देखो यहाँ पे y का क्वेश्चन नेगेटिव है तो ऊपर से माइनस कॉमन लेके नीचे भेज देंगे, तो इसको लिखने का एक और तरीका क्या हो जाएगा, y माइनस 3 बाई 8 है ना। ठीक है, अब यहाँ पे z का क्वेश्चन कितना है 2, तो इसको भी क्या बनाना 1, तो पूरी इक्वेशन को ऊपर नीचे 2 से क्या कर देंगे डिवाइड, तो ऊपर नीचे 2 से डिवाइड कर दोगे तो क्या z माइनस 5 बाई 2 और नीचे भी 2 से डिवाइड कर दोगे तो 4 बाई 2। अब ये मेरा स्टैंडर्ड फॉर्मेट में कन्वर्ट हो गया, तो ये मेरा हो गया पॉइंट x1 y1 z1, ऊपर x y z के साथ जो पॉइंट होंगे वो क्या हो जाएंगे x1 y1 और z1, और ये नीचे मेरे क्या हो जाएंगे a b c। क्या ये बात सबको समझ में आ रही है? ओके यस सर। यस सर। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। तो ये आपका था वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन इन कार्टेशियन फॉर्मेट। ठीक है, अब एक लास्ट और होता है, उसमें पैरेलल वेक्टर नहीं देते हैं, उसमें क्या दे देते हैं, दो दूसरी कंडीशन के लाइन पे ही पॉइंट दे देते हैं दो। पहले अपन को एक पॉइंट और एक पैरेलल वेक्टर देंगे, अब कभी कभी क्या दे देंगे, इसी लाइन पे 2 पॉइंट दे देंगे। अब 2 पॉइंट अगेन जिसका इसका पोजीशन वेक्टर मान लो, फॉर एग्जांपल फर्स्ट वाले का पोजीशन वेक्टर है कुछ भी मान लो, इसको पोजीशन वेक्टर x1 वेक्टर मान लो, या फिर इसको कुछ एक काम कर दूसरे नाम दे देते हैं। फर्स्ट वाले का पोजीशन वेक्टर मान लो आपने a वेक्टर बोल दिया, सेकेंड वाले का पोजीशन वेक्टर बोल दिया b वेक्टर। ठीक है, और अब इस लाइन की इक्वेशन कोऑर्डिनेट के टर्म्स में अगर लिखें तो फर्स्ट वाले का कोऑर्डिनेट मान लो x1 y1 z1 और सेकेंड वाले पॉइंट का कोऑर्डिनेट है x2 y2 z2। तो अगेन यहाँ पे मुझे पैरेलल वेक्टर नहीं दिया है, क्या दे दिया है, 2 पॉइंट दे दिए। अब मुझे क्या लिखना है, अगेन इक्वेशन ऑफ द लाइन इन वेक्टर फॉर्म एंड कार्टेशियन फॉर्म। तो वेक्टर फॉर्म में अभी जो पिछली बार अपन ने पढ़ी थी, पहले क्या इक्वेशन आई थी, r वेक्टर इक्वल टू, बोलो क्या आई थी, lambda times b बोलो कोई बोलो, + a प्लस लैम्डा b। times b यहाँ पे मेरे पास a वेक्टर क्या होता था, पॉइंट ऑन द लाइन, है ना, राइट। यस सर और b वेक्टर क्या होता था, पैरेलल वेक्टर। अब यहाँ पे पैरेलल वेक्टर दिया नहीं, तो क्या मैं कोई पैरेलल वेक्टर अज्यूम कर सकता हूँ जो लाइन के पैरेलल हो? यस सर कौन सा? b माइनस a हाँ मतलब बेसिकली ए बी वेक्टर। यस सर तो ए बी वेक्टर को ही मैं इस लाइन का पैरेलल वेक्टर अज्यूम कर लूं, तो ए बी वेक्टर को ही लाइन का क्या अज्यूम कर लेंगे, पैरेलल वेक्टर। क्योंकि पैरेलल वेक्टर दिया नहीं है तो बस कुछ भी नहीं करना, जो पुराना इक्वेशन था उसी को याद रखो, आर वेक्टर इक्वल टू ए प्लस लेमडा पैरेलल वेक्टर ए बी वेक्टर हो जाएगा मेरा बी माइनस ए। तो पहले पैरेलल वेक्टर बी वेक्टर आ रहा था, इस बार पैरेलल वेक्टर सिर्फ क्या आ जाएगा, बी माइनस ए, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। और कार्टेशियन इक्वेशन में भी सेम रहेगा, पॉइंट तो वही है, तो पॉइंट तो ऊपर वाला वही रहना x माइनस एक्स वन। पैरेलल वेक्टर क्या हो गया, b माइनस है, तो अब नीचे क्या आ जाएगा, b माइनस है मतलब x2 माइनस x1 इक्वल टू y माइनस y1 बाय पैरेलल वेक्टर का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, y2 माइनस y1 इक्वल टू z माइनस z1 बाय पैरेलल वेक्टर का z कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, a माइनस b माइनस a मतलब z2 माइनस z1। ये आपकी क्या हो जाएगी, कार्टेशियन इक्वेशन। क्या बात समझ में आई? यस सर बोलो। यस सर। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, बस छोटे छोटे 2 पॉइंट है। एक चीज और बहुत काम की आती है, जैसे मान लो कोई लाइन है, उस लाइन की इक्वेशन मान लो आपको दे दी है x माइनस 2/4 इक्वल टू y प्लस 5/3 इक्वल टू z बाय मान लो 1 z/2। ये लाइन की इक्वेशन है, ये लाइन L की इक्वेशन है। मुझे बोला गया इस लाइन पे अगर मुझे कोई पॉइंट अज्यूम करना है, मान लो मान लो कोई पॉइंट है, मान लो r, लाइन पे कोई भी पॉइंट अगर अज्यूम करना है तो कैसे अज्यूम करेंगे बताओ? एक पॉइंट तो इस पे चलो गिवन होगा, कोई भी रैंडम पॉइंट अगर मुझे जनरल पॉइंट अज्यूम करना है तो कैसे अज्यूम करें, एक्स वाई जेड क्या करोगे? अगर इस लाइन पे कोई पॉइंट -5 और 0 नहीं, 2 - 5 और 0 वो तो एक फिक्स पॉइंट हो गया जिससे लाइन पास करेगी। एक फिक्स पॉइंट तो चलो इसका है ही सही, 2 - 5 और 0 वो तो उससे लाइन पास करेगी। लेकिन मान लो कोई और लाइन पे मुझे जनरल पॉइंट अज्यूम करना है तो कैसे अज्यूम करें? उसे xi कैप प्लस yj कैप प्लस zk कैप की फॉर्म में लेके उसको सॉल्व कर लेंगे लाइन नहीं पे। नहीं 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 वो भी नहीं है। और या सोचो। तो फिर इनके बीच का डिस्टेंस भी होगा। नहीं नहीं, देखो कैसे करोगे, ध्यान से समझना। ये चीज हमेशा हाँ नहीं नहीं सुनो ध्यान से, चलो सब लोग, कभी भी लाइन पे पॉइंट अज्यूम करना हो, ये बहुत काम आएगा आगे क्वेश्चन सॉल्विंग में। कभी भी ध्यान से सुनना है, 3 डायमेंशन ज्योमेट्री, किसी भी 3 डायमेंशन ज्योमेट्री में कोई लाइन जिसकी इक्वेशन मुझे पता है उस पर अगर मुझे पॉइंट अज्यूम करना है तो आपको कुछ नहीं करना है, इसको लैम्डा से इक्वेट कर दो। अब एक एक करके एक्स वाई जेड की वैल्यू लैम्डा के टर्म्स में निकाल। सबसे पहले अगर मैं x माइनस 2/4 को लैम्डा से इक्वेट करूंगा तो बताओ यहाँ से x कितना आ जाएगा,
4 4 lambda four plus 2. lambda. वेरी गुड। सेम अगला जो y कोऑर्डिनेट निकालने के लिए इसी वैल्यू को अगेन अगर मैं लैम्डा से इक्वेट कर दूंगा तो यहाँ से y कोऑर्डिनेट आ जाएगा 3 लैम्डा माइनस 5 और z लास्ट वाले को z/2 को लैम्डा से इक्वेट कर दूंगा तो z का कोऑर्डिनेट आ जाएगा 2 लैम्डा। ठीक है, तो लाइन अब अलग अलग वैल्यू ऑफ लैम्डा के लिए मुझे इस लाइन पे अलग अलग पॉइंट मिल जाएंगे। तो कभी भी लाइन पे पॉइंट अगर अज्यूम करना तो यही तरीका अपनाना। तो x कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा 4 लैम्डा प्लस 2, y कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा 3 लैम्डा माइनस 5 और z कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा 2 लैम्डा। क्या ये बात सबको समझ में आ रही है? यस सर। ठीक है, तो यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट क्या सीखा? अज्यूमिंग पॉइंट ऑन लाइन। तो पॉइंट ऑन लाइन पे अज्यूम करने का यही तरीका सबसे बेस्ट। ठीक है, चलो नेक्स्ट। ये तो आप कर लोगे। फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट दिस एंड दिस। दो पॉइंट से पास होने वाली लाइन की वेक्टर इक्वेशन और उसकी कार्टेशियन इक्वेशन लिखनी है। तो वेक्टर इक्वेशन का फॉर्मूला बोलो। r इक्वल टू A A vector plus plus lambda times A b minus 1. हाँ लैम्डा टाइम्स पैरेलल वेक्टर। पैरेलल वेक्टर हम क्या ले लेते हैं? b माइनस a वेक्टर आया ना? यस सर। ठीक है, और यहाँ पे मेरे पास ये हो जाएगा मेरा a वेक्टर हो जाएगा कितना? 3i कैप प्लस 4j कैप माइनस 7k कैप है ना? यस सर। Yes, sir. और b वेक्टर मेरा दूसरा पॉइंट का हो जाएगा i कैप माइनस j कैप प्लस 6k कैप। वैल्यू पुट अप करोगे आंसर आ जाएगा। तो ये आ जाएगी वेक्टर इक्वेशन। कार्टेशियन इक्वेशन निकालने के लिए अगेन वही x माइनस x1 बाय x2 माइनस x1 y माइनस y1 बाय y2 माइनस y1 इक्वल टू z माइनस z1 बाय z2 माइनस z1 है ना? यस सर। ठीक है, नेक्स्ट। यहाँ पे कार्टेशियन इक्वेशन गिवन है, पूछा वेक्टर इक्वेशन क्या होगी। तो मुझे बताओ लाइन पे जो पॉइंट है उसका पोजीशन वेक्टर क्या होगा? लाइन के ऊपर हाँ बोलो 3 माइनस I- 1 1 plus 3. 3i के 3 माइनस 1 और 3 वेरी गुड। ये इसके डायरेक्शन रेशियोज हो जाएंगे और उसके इस टर्म्स में लिखना है तो 3i के माइनस j के प्लस 3k के। वेरी नाइस। और इस लाइन का पैरेलल वेक्टर के डायरेक्शन को रेशियोज क्या होंगे? 2 minus 2 5. वेरी बहुत बढ़िया। और वेक्टर फॉर्मेट में इक्वेशन लिखना है तो r इक्वल टू a प्लस लैम्डा। अगेन r इक्वल टू a प्लस लैम्डा। ठीक है, चलो हाँ एक और अगेन यहाँ पे दी कार्टेशियन इक्वेशन दी हुई है। आपको पूछा इसके सब। अच्छा इस इक्वेशन से मुझे अगेन बताओ इस लाइन के ऊपर जो पॉइंट होगा वो क्या होगा और इस के पैरेलल वेक्टर का डायरेक्शन रेशियोस क्या होगा? One by three minus 1/3 और 1. 1/3 माइनस 1/3 और 1 पॉइंट बताया आपने। वेरी गुड। और पैरेलल वेक्टर? वन बाय 6, 1/3 और 1/2. वेरी गुड। ठीक है, तो सब लोग समझ लो कैसे करेंगे। अगेन यहाँ पे कॉन्सेप्ट वही है कि एक्स वाई जेड के कोएफिशिएंट सबसे पहले 1 होने चाहिए। एक्स वाई जेड के कोएफिशिएंट क्या होने चाहिए? 1। तो यहाँ पे एक्स वाई जेड के कोएफिशिएंट को 1 बनाना तो ऊपर से 6 कॉमन लेना पड़ेगा है ना? बोलो। Yes, sir. न्यूमरेटर से 6 कॉमन लोगे तो उस 6 को डिनोमिनेटर में 1/6 की तरह से लिख सकते हैं। ऊपर से 6 कॉमन लेके नीचे भेजोगे तो 1/6 बन जाएगा है ना? Yes, बताओ sir. यहाँ से क्या कॉमन लोगे? इधर 3. 3 तो 3 ऊपर से कॉमन लोगे तो 3 प्लस 1/3 वो ऊपर वाला 3 नीचे आके 1/3 बन जाएगा। जी सर। और यहाँ पे क्या कॉमन लोगे? 2 2. 2 कॉमन लोगे तो नीचे वो 2 नीचे आके क्या हो जाएगा? 1/2 है ना? ठीक है, अब आप आसानी Yes, से sir. तीनों चीजें लिख सकते हो। एक्स कोऑर्डिनेट हो जाएगा आपका 2/6 माइनस 1/3 और 1 और पैरेलल वेक्टर के डायरेक्शन कोसाइन रेशियोज हो जाएंगे 1/6 1/3 और 1/2। क्या ये बात समझ में आ रही है? Yes. है ना? जैसे कभी भी आए बेसिक कंसेप्ट क्या है? एक्स वाई जेड के कोएफिशिएंट होने चाहिए 1। ठीक है, और जो भी ऊपर न्यूमरेटर में वो हो जाएगा पॉइंट ऑन द लाइन और डिनोमिनेटर में हो जाएगा पैरेलल वेक्टर। ठीक है, चलो ठीक है, ये आप कर लेना, बेसिक क्वेश्चन है। हाँ अगेन ये वाला फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन जो इस पॉइंट से पास कर रही है हैज इक्वल इंटरसेप्ट ऑन द एक्सिस। अभी मैंने आपको जब डायरेक्शन कोसाइन का कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा था वहां पे इंटरसेप्ट हमने क्या लिए थे? एबीसी लिए थे है ना? बोलो। Yes. Yes, sir. यहाँ पे बोला इक्वल इंटरसेप्ट मतलब तीनों के तीनों इंटरसेप्ट क्या है? इक्वल है। तीनों के तीनों इंटरसेप्ट क्या है? इक्वल, राइट? तो बेसिकली उस लाइन का जो पैरेलल वेक्टर है उसके इंटरसेप्ट तीनों के तीनों क्या है? इक्वल, मतलब a, अगर चाहो तो इसका डायरेक्शन ये आपका हो जाएगा डायरेक्शन रेशियो। इसका अगर डायरेक्शन कोसाइन निकाले पैरेलल वेक्टर का
तो पैरेलल वेक्टर का डायरेक्शन कोसाइन निकाल लेके इसको इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दे, मैग्नीट्यूड कितना आएगा, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 3 स्क्वायर दैट इज रूट 3a आया ना। यस ठीक है, तो डायरेक्शन कोसाइन क्या आ जाएंगे, ये डायरेक्शन रेशियो से अगर a है तो इसके डायरेक्शन कोसाइन क्या आ जाएंगे, इन सबको रूट 3a से डिवाइड कर दोगे मैग्नीट्यूड से, आया ना। 1/√3 तो कितना आ जाएगा 1/√3 1/√3 1/√3, तो ये क्या आ जाएगा मेरे पैरेलल वेक्टर के डायरेक्शन कोसाइन। अब डायरेक्शन कोसाइन यूज करो, डायरेक्शन रेशियो यूज करो, हाँ है ना, एक ही बात है। तो लाइन की इक्वेशन बता दो क्या हो जाएगी, पॉइंट क्या है आपके पास, ये पॉइंट मतलब ये कोऑर्डिनेट मेरा x1 y1 है ना, और ये क्या हो जाएंगे a b c। तो इक्वेशन बता दो लाइन की क्या आ जाएगी, x minus 2 by 1/√3 x minus 2 by 1/√3 equal to y minus 3 by 1/√3 equal to z minus 4 by 1/√3। ग्रेट। क्या है बात, सबको समझ में आ रही है। और याद भी रख लेना, कभी भी किसी लाइन के अगर तीनों एक्सिस पे इक्वल इंटरसेप्ट है तो उस लाइन के डायरेक्शन कोसाइन क्या होंगे 1/√3 1/√3 1/√3, तीनों cos अल्फा cos बीटा cos गामा क्या हो जाएंगे इक्वल, तो cos स्क्वायर अल्फा cos स्क्वायर बीटा cos स्क्वायर गामा तीनों की तीनों इक्वल हो जाएंगे, cos स्क्वायर की वैल्यू 1/3 आ जाएगी, है ना, वहां से भी सोच सकते हो। क्लियर है, जी सर। तो चमक रहा है ना। ओके चलो एक इसमें सॉल्व कर लो जल्दी से, मुझे बताओ ये लाइन XY प्लेन को कहां पे इंटरसेक्ट करेगी, कैसे पता करें। ये XY प्लेन है मान लो, और ये कोई लाइन है जिसकी इक्वेशन आपको दी हुई है, ये लाइन XY प्लेन पे जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालना है, तो कैसे पता करें। सर उस पे z कोऑर्डिनेट 0 होगा। वेरी गुड, उस पॉइंट का Z X और Y के बारे में तो मुझे नहीं पता, लेकिन Z कोऑर्डिनेट 0 होगा ये मुझे कंफर्म है ना। ठीक है, अब देखो किसी भी लाइन पे पॉइंट अज्यूम करने का तरीका अभी मैंने सिखाया था, हमेशा कोई भी लाइन पे पॉइंट अज्यूम करना तो सबसे पहले हाँ लैम्डा के टर्म्स में पॉइंट अज्यूम कर लेंगे। ठीक है, तो इसको लैम्डा से इक्वेट कर दिया, तो यहाँ से बताओ x की वैल्यू कितनी आएगी 2 लैम्डा प्लस 1 वेरी गुड, y कोऑर्डिनेट लैम्डा माइनस लैम्डा माइनस 2 और z कोऑर्डिनेट लैम्डा लैम्डा। और अभी आपने क्या बोला कि ये जो पॉइंट होगा इस लाइन पे, ये वाला पॉइंट P, इस पॉइंट P के लिए लैम्डा कितना होगा, वैसे बेसिकली z कोऑर्डिनेट क्या होगा 0 फॉर P z कोऑर्डिनेट मेरा 0 होगा, मतलब यहाँ पे z मतलब लैम्डा के बराबर लैम्डा 0 हो जाएगा, है ना। यस यस सर वैल्यू 0 रखेंगे x और y कोऑर्डिनेट आ जाएंगे, तो बताओ x कोऑर्डिनेट कितना आ जाएगा 1 1 and minus 2. लैम्डा को क्या रखोगे 0, तो 1 और -2 और 0। क्या ये बात समझ में आ रही है। यस सर अभी भी किसी लाइन का अगर xy प्लेन से पॉइंट निकालना हो तो सबसे पहले जनरल पॉइंट अज्यूम कर लो, फिर xy प्लेन में z कोऑर्डिनेट। अब अगर yz का पूछते तो क्या करते हैं x 0 x को 0, वेरी गुड, x को 0 रख के लैम्डा निकालते, फिर उस लैम्डा की वैल्यू वापस रख देते, है ना। यस सर यहाँ से x को 0 रख के लैम्डा की वैल्यू -1/2 आती है, वो -1/2 इन दोनों में रखते तो y और z कोऑर्डिनेट भी आ जाते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। नेक्स्ट कोई डाउट है यहाँ तक, एनीवन नो सर। बोलो, सबको समझ में आ रहा है। यस सर ग्रेट ग्रेट। अभी देखो बहुत सारे क्वेश्चन आज हम करेंगे, घर पे जाके इन सबको अगर रिकैप कर लोगे ना तो आपका ये चैप्टर एक ही दिन में हो जा रहा है, मतलब एक ही लेक्चर में पूरा चैप्टर आपका हो रहा है। ऐसा चैप्टर जिसका बोर्ड्स में भी काफी ज्यादा वेटेज है और जेई में भी वेटेज है। ठीक है, तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है आज की, ध्यान से सुनते जाना और घर पे जाके रिपीट करोगे, सारी चीजें अपने आप समझ में आ जाएगी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये वाला कि कभी कभी लाइन की इक्वेशन आपको सिमेट्रिकल फॉर्मेट में देंगे, वो पूछेंगे स्टैंडर्ड इक्वेशन में कन्वर्ट करो, तो ये अच्छे से समझना इसको। तो यहाँ पे आपको लाइन की इक्वेशन देखो किस तरह से दी गई है, x प्लस वाई माइनस जेड माइनस 3 इक्वल टू 0 इक्वल टू 2x प्लस 3y प्लस z प्लस 4। ये जो है इसको हम बोलते हैं सिमेट्रिक फॉर्म ऑफ लाइन, सिमेट्रिक फॉर्म ऑफ लाइन। अभी सिमेट्रिक फॉर्म ऑफ लाइन को मुझे अपनी स्टैंडर्ड जो भी मैंने सीखा है उसमें कन्वर्ट करना है। स्टैंडर्ड इक्वेशन मेरी किस तरह की होती है, x माइनस x1 बाई a इक्वल टू y माइनस y1 बाई b इक्वल टू z माइनस z1 बाई c। तो मेरा टारगेट क्या है, मेरा टारगेट ये है कि ये जो लाइन की इक्वेशन मुझे इस फॉर्मेट में गिवन है, इस फॉर्मेट से मुझे इस फॉर्मेट में लाना है। क्या ये बात समझ में आ रही है। यस सर ठीक है, देखो लाइन की इक्वेशन अलग अलग फॉर्मेट में दी जा सकती है, जैसे आपको अपन ने 2 डायमेंशन में भी तो पढ़ा था। कभी कभी लाइन को अपन देते y इक्वल टू mx प्लस c, x बाय a प्लस y बाय b इक्वल टू 1, x cos अल्फा प्लस y sin ओमेगा इक्वल टू x cos थीटा प्लस y sin थीटा इक्वल टू p। याद है लाइन की इक्वेशन के अलग अलग फॉर्मेट होते थे, आया ना। यस सर ये सेम 3D में भी एक फॉर्मेट होता है, इसके अलावा और कोई फॉर्मेट नहीं है। कभी कभी आपको लाइन की इक्वेशन सिमेट्रिकल फॉर्मेट में देंगे, उस सिमेट्रिकल
फॉर्मेट्स से आपको इसमें कन्वर्ट करना है। तो इसका बहुत स्टैंडर्ड तरीका होता है, दो तरीके होते हैं एक्चुअली। एक आप प्लेन की इक्वेशन से भी इसको कर सकते हो, सिंस प्लेन आपके सिलेबस से हट गया है, तो दूसरा तरीका उसको आपको ध्यान से समझना। तो देखो ध्यान से स्टेप बाय स्टेप तरीका समझना, कंसंट्रेट होकर सुनते जाना। तो बेसिकली यहाँ पे मुझे लाइन की इक्वेशन सिमेट्रिकल फॉर्मेट में दी है। तो ये बेसिकली ये जो एक इक्वेशन तो ये है, एक इक्वेशन ये है। तो बेसिकली ये जो दोनों अलग अलग इक्वेशन है, ये प्लेन की इक्वेशन होती है, ये जनरल इक्वेशन ऑफ प्लेन। ये बेसिकली क्या है, दो प्लेन की इक्वेशन, दो प्लेन को मिक्स फॉर्मेट में करके एक लाइन बनाया है। अब ये वो लाइन कैसी होगी, दोनों प्लेन से कैसे रिलेट होगी, मतलब ये दोनों प्लेन जिस लाइन पे आपस में इंटरसेक्ट करते हैं, उस लाइन की इक्वेशन आपको ये गिवन है। दोनों जो प्लेन है P1 और P2, प्लेन मतलब पेज समझ लो, आपकी कॉपी के दो पेज हैं, उन पेज के बीच में कॉमन लाइन होगी, उस लाइन की इक्वेशन आपको ऐसे दी हुई है। अब आपको उस लाइन की क्या निकालनी, इक्वेशन को इस फॉर्मेट में निकालना है। यहां तक समझ में आया? यहां तक मैंने क्या बोला? Yes, sir. आपको ये जो लाइन की इक्वेशन गिवन है सिमेट्रिकल फॉर्मेट में गिवन है। सिमेट्रिकल फॉर्मेट में मतलब दो प्लेन के टर्म्स में गिवन है। ऐसे प्लेन जिनकी पॉइंट ऑफ बेसिकली जिनका इंटरसेक्टिंग है जो लाइन है, उसकी इक्वेशन है ये लाइन L है, जिसकी इक्वेशन मुझे निकालनी है, अब देखो तरीका क्या होगा। पहले तो दोनों प्लेन की इक्वेशन को अलग अलग लिख लेते हैं। स्टेप 1, पहला प्लेन की इक्वेशन क्या गिवन है, x प्लस वाई माइनस जेड माइनस 3 इक्वल टू 0। और दूसरा प्लेन जो है उसकी इक्वेशन आपको गिवन है 2x प्लस 3y प्लस z प्लस 4 इक्वल टू 0। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, ये दोनों प्लेन की इक्वेशन। टारगेट है कि यहां तक मुझे पहुंचना है। तो स्टेप 1 में आप क्या करोगे, किसी भी एक्स वाई जेड में से किसी भी एक वेरिएबल को एलिमिनेट कर दो। एक्स वाई जेड में से किसी भी एक वेरिएबल को एलिमिनेट कर दो। मुझे बताओ इनमें से किसको एलिमिनेट करना आसान है? Z को। जेड। वेरी गुड। तो स्टेप 1 में क्या है, मैंने बोला कि किसी भी, यहाँ पे लिख देता हूं स्टेप 1, किसी भी एक वेरिएबल को एलिमिनेट कर दो। एलिमिनेट कर दो, ठीक है। मतलब आप चाहो तो किसको भी कर सकते हो। आपने बोला सर जेड को कर दो, तो जेड को कैसे एलिमिनेट करेंगे बताओ? ऐड कर देंगे। ऐड कर देंगे। इक्वेशन 1 और 2 को आपस में ऐड कर दोगे तो जेड उड़ जाएगा आपका। आपके पास इक्वेशन क्या बनेगी, देखो ध्यान से, 3x प्लस 4y प्लस 1 इक्वल टू 0। हाँ है ना, कैलकुलेशन चेक कर लेना। क्लियर है? यस सर। यस सर। ये स्टेप 1 हो गई। अब स्टेप 2 क्या है आपकी, स्टेप 2 ये है, अब यहां से आप क्या करो, किसी एक को लेमडा अज्यूम कर लो। अब दो वेरिएबल आ गए मेरे पास, एक्स और वाई, उसमें से किसी एक वेरिएबल को लेमडा अज्यूम कर लो। स्टेप 2, अज्यूम एनी वन वेरिएबल एज लेमडा, और बचे हुए वेरिएबल को भी लेमडा के टर्म्स में निकालो। बचे हुए वेरिएबल को भी लेमडा के टर्म्स में क्या करो, निकालो। ठीक है, तो यहाँ पे बताओ किसको अज्यूम करे, एक्स को अज्यूम कर ले लेमडा। यस सर। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने क्या करा, 3 में से किसी एक वेरिएबल को एलिमिनेट कर दिया। स्टेप 2 में किसी एक वेरिएबल को लेमडा मान लिया। अब यहाँ पे मान लो एक्स की जगह लेमडा रखूंगा, तो बताओ वाई कितना आ जाएगा लेमडा के टर्म्स में। इसमें लेमडा रख दो एक्स की जगह, तो वाई कितना आएगा, -1 अपॉन -1 माइनस 3 लेमडा बाय 4। यस सर। सब लोग ध्यान से देखो, यहाँ पे एक्स को लेमडा रख दोगे तो वाई निकालना चाहिए, दोनों उधर चल जाएंगे और 4 से डिवाइड हो जाएगा, है ना? यस सर। यहाँ तक समझ में आ गया? तो अब देखो एक्स की वैल्यू लेमडा के टर्म्स में आ गई, वाई की वैल्यू भी लेमडा के टर्म्स में आ गई। अब मुझे जेड की वैल्यू लेमडा के टर्म्स में निकालनी, तो वो कैसे निकाले? एक्स और वाई की वैल्यू रख देंगे किसी एक इक्वेशन में। हाँ, एक्स और वाई की वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में रख दोगे तो जेड भी आ जाएगा, है ना? Yes, sir. स्टेप 3 में क्या निकालना है, बचा हुआ कोऑर्डिनेट। तो बचे हुए कोऑर्डिनेट कोई भी एक इक्वेशन ले लो। मान लो आपकी पहली इक्वेशन है एक्स प्लस वाई माइनस जेड माइनस 3 इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं एक्स और वाई की वैल्यू रखूं तो एक्स क्या अज्यूम किया था, लेमडा। एक्स की जगह क्या रख दोगे, लेमडा। ये स्टेप समझ में आई ना क्या किया? यहाँ पे एक्स को लेमडा रखा तो वाई निकाला। यहाँ तक किसी को कोई डाउट हो तो एनीवन पूछ लो जल्दी से, कोई स्टेप जो नहीं समझ में आई हो, एनीवन। सब लोग देख लो अच्छे से, किसी को कोई स्टेप नहीं समझ में आई तो पूछ लो। स्टेप 1 किसी एक एलिमिनेट को वेरिएबल एक को एलिमिनेट कर दिया। स्टेप 2 में किसी एक को लेमडा अज्यूम कर लिया, दूसरे को भी लेमडा के टर्म्स में निकाल लिया। तो एक्स को रख दिया लेमडा, वाई की वैल्यू भी यहाँ पे रख देंगे -1 माइनस 3 लेमडा बाय 4 माइनस ऑफ जेड माइनस 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ से आप क्या निकालोगे, जेड निकालोगे। क्या निकालोगे, जेड, हाँ है ना? यस सर। ठीक है, तो यहाँ पे एलसीएम ले रहा हूं मैं। एलसीएम लेने पे देखो कितना आ जाएगा, एलसीएम 4 आ जाएगा मेरा, और डिवाइड बाय 4 उधर जाके 0 में मिक्स हो जाएगा। यहाँ पे मेरे पास क्या बचेगा, कैलकुलेशन कर रहा हूं मैं, लेमडा -13 इक्वल टू 4z
तो z की वैल्यू कितनी आ जाएगी, लैम्डा माइनस 13/4। देखो ध्यान से, है ना, क्लियर है? यस सर। ठीक है। अब Yes, sir. मुझे लाइन की इक्वेशन, आपको पता है लाइन की इक्वेशन मेरे किस फॉर्मेट में होती है, x माइनस x1 बाई a इक्वल टू y माइनस y1 बाई b इक्वल टू z माइनस z1 बाई c इक्वल टू लैम्डा, है ना? बोलो। Yes, sir. इसी इक्वेशन Yes. मुझे कन्वर्ट करना। अब मैं क्या करूंगा, बस आखिरी काम, तीनों से लैम्डा की वैल्यू निकाल लूं, तीनों से लैम्डा को इक्वेट कर दूं, ये काम बचा है मेरा, है ना? तीनों से जो लैम्डा आएगा एक्स जेड के टर्म्स में, उन तीनों लैम्डा को आपस में क्या कर देंगे, इक्वेट कर देंगे। तो बेसिकली मेरे पास यहाँ तक क्या आया था, x इक्वल टू लैम्डा, लैम्डा और x तो आपस में इक्वेट हो गए। स्टेप 4, तीनों से लैम्डा निकाल लेंगे। y कितना आया था मेरे पास, y आया था, यहाँ से लैम्डा की वैल्यू निकाले तो y मेरे पास आया था -1 माइनस 3 लैम्डा बाई 4। तो यहाँ से लैम्डा की वैल्यू क्या आ जाएगी, देख लो ध्यान से, बोलो। 4 lambda plus 1 by 4y plus 1 by अपॉन -3। अपॉन -3। वेरी गुड, ये आएगा लैम्डा यहाँ से, है ना? z Yes, sir. कितना आया था, लैम्डा माइनस 13/4। तो यहाँ से लैम्डा कितना आ जाएगा, 4z + 13। 4z + 13। ठीक है, और तीनों के तीनों लैम्डा सेम ही आपस में, यस सर। तो तीनों लैम्डा को आपस में इक्वेट कर देंगे। तो पहला लैम्डा x, दूसरे से लैम्डा 4y + 1 by 4y -3 होती plus है। हाँ वेरी गुड, तीसरे वाला लैम्डा ये तीनों के तीनों आपस सब क्या है, लैम्डा के बराबर, है ना? अब इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन में कन्वर्ट कर दें। यस सर। देखिए कैसे दिखेगी स्टैंडर्ड इक्वेशन, यहाँ पे x के साथ कुछ नहीं है तो x माइनस 0/1, है ना? यस सर। यहाँ से 4 कॉमन ले लेंगे, 4 कॉमन ले लोगे तो y + 1/4, 4 को नीचे भेज दोगे, डिवाइडेड बाय -3/4 इक्वल टू, यहाँ से 4 अगेन कॉमन लेंगे, z + 13/4, उस 4 को नीचे भेज दोगे तो 1/4 इक्वल टू लैम्डा। ये आपकी लाइन की इक्वेशन हो गई नॉर्मल फॉर्म में, जो पास करेगी किस पॉइंट से, 0, -4, -13। वेरी गुड, 0, -1/4, -13/4, और पैरेलल वेक्टर के डायरेक्शन रेशियोज हो जाएंगे 1 -3/4 और 1/4, हाँ है ना? यस सर। yes sir. Yes, sir. एक बार समझ लो, कुछ भी नहीं किया मैंने। सिमेट्रिकल फॉर्मेट में आपको लाइन की इक्वेशन देंगे, दो प्लेन के टर्म्स में, दो प्लेन को मिक्स करके एक लाइन की इक्वेशन देंगे। सबसे पहले उन दोनों प्लेन की इक्वेशन को लिख लेना, ध्यान से देख के उसमें से किसी एक वेरिएबल को एलिमिनेट कर देना। एलिमिनेशन प्रोसेस आपको आता है, क्लास 10th में सीखा था अपने, कोएफिशिएंट को सेम बना के ऐड या सब्सट्रैक्ट कर देंगे, है ना? यस राइट। एलिमिनेट करने के बाद आपके पास एक इक्वेशन बनेगी जिसके अंदर सिर्फ दो वेरिएबल होंगे, जिसके अंदर सिर्फ कितने वेरिएबल होंगे, दो वेरिएबल। अगली स्टेप में आप में से उसी किसी एक वेरिएबल को लैम्डा मानना, तो x को ही लैम्डा मान लेना, फिर y, x को लैम्डा मानने के बाद y और z की वैल्यू आप लैम्डा के टर्म्स में लिखोगे, y और z की वैल्यू लैम्डा के टर्म्स में लिखो। लास्ट स्टेप में तीनों से लैम्डा को अलग अलग कर देना, और तीनों लैम्डा को आपस में इक्वेट करोगे तो लाइन मेरी नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। क्या ये स्टेप सबको समझ में आई कि नहीं, बोलो? Yes sir. यस सर, क्लियर। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, क्योंकि आपको क्वेश्चंस में कभी कभी अनसिमेट्रिकल फॉर्मेट देंगे और आपको सिमेट्रिकल फॉर्मेट में कन्वर्ट करने के बाद फिर क्वेश्चन में बची हुई चीजें पूछेंगे, ये आपको ध्यान रखना। ओके, अच्छा मुझे एक चीज बताओ, पिछली क्लास में वेक्टर में आपको एक मैंने कॉन्सेप्ट बताया था कि अगर मान लो कोई वेक्टर है ए वेक्टर, कोई वेक्टर है बी वेक्टर, मुझे एक ऐसा वेक्टर पता करना है, ऐसा एक वेक्टर पता करना है जो कि ए के साथ भी परपेंडिकुलर हो और बी के साथ भी परपेंडिकुलर हो। तो कैसे निकालूंगा? A क्रॉस B। हाँ वेरी Cross Cross B. गुड। आर वेक्टर मेरा क्या हो जाएगा, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। सबको याद है ये, यस सर। है ना? Yes, sir. sir. कोई ऐसा वेक्टर निकालना हो जो दोनों गिवन वेक्टर से परपेंडिकुलर हो, तो क्या करूं, दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट कर दूं। अब यहाँ पे सेम देखो ध्यान से क्या दिया है क्वेश्चन, देखो लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए दो चीजें चाहिए, पॉइंट और पैरेलल वेक्टर। तो पॉइंट तो मुझे पता है, पैरेलल वेक्टर कैसे निकालो? Sir, 2 -2 और तो बेसिकली बोला क्या है, मेरी जो लाइन है उन दोनों लाइन के परपेंडिकुलर है ना? मेरी जो दो लाइन है वो L1 और L2 के क्या है, परपेंडिकुलर है, राइट? तो मैं ये बोल दूं कि मेरी लाइन का जो पैरेलल वेक्टर होगा वो दोनों लाइन के पैरेलल वेक्टर के भी परपेंडिकुलर होगा, बोलो? यस सर। yes sir. मेरी लाइन का जो पैरेलल वेक्टर बी वेक्टर, वो जो दोनों गिवन लाइन है उनके पैरेलल वेक्टर के भी क्या होगा, परपेंडिकुलर। तो मान लो इस लाइन का पैरेलल वेक्टर है b1 वेक्टर, तो इसका पैरेलल वेक्टर ये हो गया b1 वेक्टर, इस लाइन का पैरेलल वेक्टर ये हो गया आपका b2 वेक्टर। तो बताओ बी वेक्टर कैसे निकालोगे?
B1 क्रॉस B2। B1 क्रॉस B2 है ना, क्योंकि क्या बोला कि मेरी लाइन इन दोनों लाइन के परपेंडिकुलर है। अगर दोनों लाइन के परपेंडिकुलर है तो उनके पैरेलल वेक्टर के भी क्या होगा, परपेंडिकुलर। तो पैरेलल वेक्टर निकालने का तरीका क्या करते हैं, B1 क्रॉस B2। B1 क्रॉस B2 करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, B पता है, पॉइंट ऑन द वेक्टर पता है, तो क्या आप लाइन की इक्वेशन निकाल लोगे? यस सर। सबको क्लियर हो रहा कॉन्सेप्ट? कैलकुलेशन तो देखो आप कर लोगे घर पे, वो मुझे पता ही है। मेन तो क्या क्वेश्चन को पढ़ के कॉन्सेप्ट क्या डेवलप करना, वो आपको आज की क्लास में सीखना, ताकि घर जाके जब आप PYQ अटेम्प्ट करो आपसे सारे होने चाहिए। यहाँ तक जो चीजें मैंने समझाई आपको क्लियर हुई है क्या? जी सर। जी सर। Yes, sir. ठीक है, इनको बहुत प्रॉपर्ली घर जाके रिवाइज करना, सब कुछ समझ में आ जाएगा। अगला पॉइंट पढ़ो ध्यान से। काफी अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन बेसिक कंसेप्ट अगर क्लियर होंगे तो हर क्वेश्चन हो जाएगा। कभी भी 3D में या फिर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कभी भी कोई क्वेश्चन है, हमेशा कोशिश करो सबसे पहले डायग्राम बनाओ। तो बताओ क्या तरीका अपना इसको सॉल्व करने का। क्वेश्चन में बोला कि मुझे एक लाइन की इक्वेशन गिवन है, ठीक है, उस लाइन पे पॉइंट है 1, -1 और 0। उस पॉइंट ए से 4√14 पे उस लाइन पे जो पॉइंट होगा उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा। एक लाइन जिसकी इक्वेशन मुझे पता है, इक्वेशन पता है मतलब बेसिकली उस लाइन पे एक पॉइंट पता है और उसका पैरेलल वेक्टर पता है। तो क्वेश्चन में मुझसे ये पूछा गया है कि उसी लाइन पे 4√14 डिस्टेंस पे कोई ना कोई पॉइंट होगा, उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे। तो इसको करने का क्या तरीका अपना है? सर पहले लैम्डा लेट कर लेंगे, फिर Very पी good, पॉइंट बहुत निकाल लेंगे। वेरी गुड, यही इंपॉर्टेंट स्टेप थी। देखो मैंने कहा था बेसिक कंसेप्ट क्लियर होंगे, चाहे क्वेश्चन कैसा भी आए आपका हो जाएगा। तो सबसे पहले एक बच्चे ने बोला, बिल्कुल सही बताया कि सर पॉइंट पी को अज्यूम कर लो लैम्डा के टर्म्स, क्योंकि अभी आपको मैंने सिखाया था कभी भी लाइन पे पॉइंट अज्यूम करना है तो किसके टर्म्स में अज्यूम करेंगे, लैम्डा के टर्म्स में, है ना? यस बोलो। सर। Yes, sir. ठीक है, बस यही स्टेप इंपॉर्टेंट था। स्टेप 1 आपका हो जाएगा, बहुत बढ़िया। पॉइंट पी को आपने लैम्डा के टर्म्स में बताओ, एक्स कोऑर्डिनेट कितना होगा अगर इसको लैम्डा से इक्वेट करना है? 2 लैम्डा प्लस 1 हाँ, वाई कोऑर्डिनेट, Minus 3 lambda minus जेड कोऑर्डिनेट, lambda. लैम्डा। लैम्डा ना बेसिकली z/1 इक्वल टू लैम्डा, z लैम्डा जाएगा, है ना? बोलो। अब लैम्डा Yes, कैसे sir. निकालें? लैम्डा निकालने के लिए क्या करें, क्या कंडीशन गिवन है क्वेश्चन में? डिस्टेंस फार्मूला यूज कर सकते हैं। डिस्टेंस Distance फॉर्मूला, ए और पी के बीच में डिस्टेंस मुझे गिवन है 4√14, है ना? AP स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16 × 14। तो बेसिकली डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई कर दोगे, √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, है ना? यस सर। Yes, sir. 2 लैम्डा प्लस 1 माइनस ऑफ 1 का होल स्क्वायर x2 - x1 y2 - y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 - z1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 16 × 14। यहाँ से मेरे पास क्या आ जाएगा, लैम्डा आ जाएगा इस इक्वेशन से, ठीक है? यस सर। अब ये लैम्डा की वैल्यू आप ऊपर रख दो कि आपके पास पॉइंट पी का कोऑर्डिनेट आ जाएगा। वापस से लैम्डा को यहाँ रखोगे तो पी आ जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? Yes, तो sir. देखो क्वेश्चन ऑफ कोर्स अच्छा था, लेकिन बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्या थी, सबसे पहले पॉइंट पी अज्यूम किया, क्वेश्चन की कंडीशन अप्लाई करी, लैम्डा निकाला, लैम्डा को वापस वहां पे रख देंगे, पॉइंट पी का कोऑर्डिनेट आ जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह से आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो कि हमको समझना है बहुत ध्यान से, दैट इज द, हाँ बोलो बोलो। सर जैसे इसमें लैम्डा की वैल्यू लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल्स टू 16 आएगा, अच्छा, तो हाँ, लैम्डा +- 4 लेंगे या सिर्फ 4 लेंगे? वेरी गुड। लैम्डा स्क्वायर इक्वल टू अगर 16 आएगा तो लैम्डा को आपको क्या लेना चाहिए, +- 4, है ना? यस सर। तो बेसिकली लैम्डा एक पॉइंट आएगा 4 के लिए और एक पॉइंट आएगा -4। बेसिकली आपके पास ऐसे 2 पॉइंट होंगे, एक पॉइंट आगे होगा, हो सकता है दूसरा पॉइंट कहाँ पे हो, इसके पीछे, है ना? 4√14, ठीक है? तो आपको 2 पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स मिलेंगे। इसलिए क्वेश्चन में भी क्या बोला है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट, मतलब खैर पॉइंट ही बोला, लेकिन आपको यहाँ पे 2 पॉइंट मिलेंगे, एक 4 के लिए और एक -4 के लिए। क्लियर है? यस सर। तो लैम्डा की वैल्यू आपको एक बार 4 रखनी है और एक बार -4 भी रखनी है। वेरी गुड, गुड क्वेश्चन। ओके सर। ठीक है, नाउ नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है एंगल बिटवीन टू लाइन। बहुत आसान है, ध्यान से समझ लो। जैसे मान लो ये लाइन है 3D में, दूसरी लाइन है ये, एक लाइन है L1, एक लाइन है L2। लाइन गिवन है, लाइन गिवन है मतलब लाइन की इक्वेशन पता है। अब बार बार अगर मैं आपको बोलूं लाइन की इक्वेशन पता है, तो लाइन की इक्वेशन पता मतलब मुझे क्या पता है, लाइन के ऊपर एक पॉइंट और उसका पैरेलल वेक्टर, है ना? बोलो। सर।
तो पहली लाइन पे मान लो पॉइंट है A1 वेक्टर, उसका Yes, पैरेलल sir. वेक्टर है B1 वेक्टर, दूसरी लाइन पे पॉइंट है A2 वेक्टर और उसका पैरेलल वेक्टर है मान लो B2 वेक्टर। अगेन द कॉन्सेप्ट इज कि मुझे इन दोनों लाइन के बीच में एंगल निकालना है। क्या निकालना है? एंगल। तो दो लाइन के बीच में अगर एंगल निकालना है तो क्या तरीका अपनाएंगे? बोलो, एंगल बिटवीन टू लाइंस कैसे निकालें? A1 A2 plus नहीं, B1 फॉर्मूला नहीं B2 पूछ रहा plus हूं मैं। C1 मैं पूछ रहा हूँ कि क्या तरीका अपना, आप तरीका समझाओ मुझे। मेरे पास ये दो लाइन की इक्वेशन गिवन है और बोला क्या इन दोनों लाइन के बीच में एंगल क्या होगा। तो आप दिमाग लगाओ खुद से, कोई भी पुराना चीज सर दिमाग डॉट में प्रोडक्ट। नहीं, अब ये सोचो कंसेप्ट क्या होगा, मतलब बेसिकली क्या तरीका होगा, तरीका मुझे समझाओ। फॉर्मूला और वो समझ, तरीका क्या होगा दो लाइन के बीच में एंगल निकालने का? प्रोजेक्शन ले लेंगे। नहीं, प्रोजेक्शन नहीं। तो डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट मतलब किसका डॉट प्रोडक्ट? डॉट प्रोडक्ट से एंगल कैसे है, मतलब क्या बताओ, समझाओ। सर A1 and A2 Perfect. करेंगे तो मैं डॉट प्रोडक्ट निकाल के cos थीटा आ जाएगा, तो थीटा आ जाएगा। हाँ, तो इसका मतलब आप कहना क्या चाह रहे हो वो समझाओ। देखो कंसेप्ट क्या है यहाँ पे कि दो लाइन के बीच में एंगल इज द सेम एज एंगल बिटवीन देयर पैरेलल वेक्टर। यस सर। है ना, कंसेप्ट ये था कि दो लाइन के बीच में एंगल निकालो या फिर उन दोनों लाइन का जो पैरेलल वेक्टर है उन दोनों पैरेलल वेक्टर के बीच में एंगल निकालो, एंगल बिटवीन देयर पैरेलल वेक्टर्स। तो दो एंगल दोनों पैरेलल वेक्टर के बीच में होगा, वही एंगल दोनों लाइन के बीच में एंगल होगा। है ना? यस सर। ठीक है, यही कंसेप्ट। और आपको मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि दो वेक्टर के बीच में एंगल निकालने का तरीका, दो वेक्टर के बीच में एंगल निकालने का तरीका कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करोगे? tan theta is equals Cos to theta m2 is minus equal m2. Cos cos थीटा डॉट फॉर्मूला है ना, डॉट प्रोडक्ट याद आ रहा है? Yes, sir. तो cos थीटा इक्वल टू बताओ क्या आ जाएगा यहाँ पे? Yes, sir. A1 dot B2 upon में A1 B1 dot B2 upon B1 B2. मैग्नीट्यूड ऑफ B1। तो देखो इसलिए मैंने आप खुद से डेराइव करा ताकि अब एग्जाम में भी आपके पास दिमाग में रहेगा कि दो लाइन के बीच में एंगल निकालना मतलब इस सेम एज द दो उनके पैरेलल वेक्टर के बीच में एंगल निकालना, है ना। और इसके अलावा ठीक है, दो पैरेलल वेक्टर के बीच में एंगल निकालो, दो पैरेलल वेक्टर के बीच में एंगल निकालने का फॉर्मूला मुझे पता है, ये B1 डॉट B2 डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ B1 B2। क्या ये बात सबको क्लियर है? Yes, sir. sir. ठीक है, किसी को डाउट हो तो प्लीज खुद से अनम्यूट करके पूछ लेना। चलो, तो ये आपका बेसिक कंसेप्ट था, याद रखना आप इसको। ठीक है, अगेन वही सेम चीज, अगर दो लाइन परपेंडिकुलर है तो B1 डॉट B2 कितना हो जाएगा? 0 है ना। पैरेलल है तो क्रॉस प्रोडक्ट 0 हो जाएगा। ठीक है, या फिर उनका रेशियो आपस में 0 हो जाएगा। खैर उससे इंपॉर्टेंट नहीं, मेन ये यहाँ पे आप एंगल निकालना, फॉर्मूला बेसिक एनसीईआरटी में काफी क्वेश्चन गिवन है। फर्स्ट पार्ट देख लो ध्यान से। फर्स्ट पार्ट में बताओ B1 वेक्टर क्या होगा, उसके डायरेक्शन रेशियोज 1, 2, सबको दिख रहा है? 1, 2, Lambda के साथ दो 1, 2, parallel 2. होता है ना। Yes, sir. B2 के डायरेक्शन रेशियो बता दो। 3, 3 to 3, 2, 6. वेरी गुड। अब दोनों लाइन के बीच में एंगल निकालना है तो अगेन वही कि दोनों लाइन के बीच का एंगल मतलब दोनों वेक्टर के बीच का एंगल, तो cos थीटा B1 डॉट B2 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ B1 B2, है ना। Yes, sir. तो B1 डॉट B2 कितना आ जाएगा? B1 डॉट B2 कैसे निकालते थे? A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2। 12 तो 1 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 6, है ना। Yes, sir. और नीचे मैग्नीट्यूड अंडर रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। सबको याद है कि नहीं ये सब चीजें? Yes, sir. यहाँ पे वैल्यू पुट अप करोगे cos थीटा आ जाएगा, cos थीटा आ जाएगा, थीटा निकालने के cos इनवर्स कर दोगे, है ना। Yes, sir. ये बहुत बेसिक कंसेप्ट है, एनसीईआरटी में बहुत सारे सॉल्व एग्जांपल दिए, ट्राई कर लेना। इसमें ज्यादा हम टाइम नहीं इन्वेस्ट करेंगे, बस मेन क्या था कॉन्सेप्ट ये कि दो लाइन के बीच में एंगल मतलब उनके पैरेलल वेक्टर के बीच में एंगल, पैरेलल वेक्टर पता कर लो, दोनों के बीच में एंगल निकाल लो। ठीक है, चलो नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, दैट इज द फुट ऑफ परपेंडिकुलर एंड द इमेज ऑफ अ पॉइंट। ठीक है, तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर और किसी पॉइंट की इमेज और एक पॉइंट का एक लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये तीनों कॉन्सेप्ट इसी में कवर हो जाएंगे। ठीक है, तो क्या सुनना ध्यान से एकदम, आपको एक लाइन की इक्वेशन की बनने होगी, x माइनस x1 बाई a इक्वल टू y माइनस y1 बाई b y माइनस y1 बाई b इक्वल टू z माइनस z1 बाई, ये लाइन की इक्वेशन आपको गिवन है। आपको क्वेश्चन ये आएगा, तीन तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं कि एक लाइन की इक्वेशन आपको गिवन, एक पॉइंट है P जिसके कोऑर्डिनेट मुझे पता है, तो कोऑर्डिनेट फॉर एग्जांपल अज्यूम कर रहा हूं मैं x2 y2 और z2, ये कोऑर्डिनेट भी मुझे गिवन है।
मुझे क्वेश्चन में तीन चीजें पूछी जाएगी। पहली चीज, इस पॉइंट से इस लाइन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस। पहली चीज क्या निकालनी है कि डी कितना होगा, लाइन एक पॉइंट का एक लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस। सेकंड, इस पॉइंट का ये जो परपेंडिकुलर, ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर बनाने पे जो फुट आया, फुट, इसका कोऑर्डिनेट क्यू, दैट इज द फुट ऑफ परपेंडिकुलर के कोऑर्डिनेट क्या होंगे। और थर्ड, इस पॉइंट का इस लाइन के अबाउट इमेज अगर निकालूं, उसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे। बेसिकली अगर मान लो इसकी मैंने इमेज निकाली, पी की इमेज यहाँ पे कहीं बनेगी आर, इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे वो मुझे पूछेंगे। ये तीन तरह की डेटा मुझे क्वेश्चन में पूछा जाएगा। ठीक है, पहली चीज, एक पॉइंट का एक लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालने का तरीका क्या होना चाहिए। एक पॉइंट अगर पॉइंट से परपेंडिकुलर बना है तो उस जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर है उसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे। और थर्ड चीज ये पूछ सकते हैं कि इस पॉइंट का इस लाइन के अबाउट इमेज के कोऑर्डिनेट क्या होंगे। क्या यहां तक क्लियर है, क्या क्या बोला मैंने, बोलो। क्लियर है। ठीक, अब देखो इसके लिए फॉर्मूला कभी भी याद हमें नहीं करना है। फॉर्मूला जनरली बच्चे भूल जाओगे आप एग्जाम में जाके, लेकिन अगर तरीका याद होगा कभी नहीं भूलोगे। तरीका क्या है, तरीका ये है कि अगर कैसे भी करके सबसे पहले मैं इस लाइन PQ की इक्वेशन लिख दूं, अगर इस लाइन PQ की अगर मैं इक्वेशन लिख दूं तो मेरा काम हो जाएगा। तो लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए मुझे क्या क्या चीज चाहिए, बोलो। सर उस लाइन के पैरेलल एक वेक्टर चाहिए और उस पे हाँ, एक पॉइंट। पॉइंट चाहिए, वेरी गुड। तो क्या पॉइंट पता है PQ लाइन पे? यस सर, पी पॉइंट। हाँ, Yes, sir. ठीक है, P पॉइंट तो पता ही है। अब पैरेलल वेक्टर अगर निकल जाए तो मेरा काम बन जाए, है ना। यस सर। लाइन PQ की इक्वेशन है। दूसरा, ठीक है, एक चीज ये, और दूसरा मैं ये सोच रहा हूं कि अगर मान लो मैंने Q निकाल लिया, क्या निकाल लिया, Q, अगर ये पॉइंट जो कि इस लाइन और इस लाइन का कॉमन पॉइंट है, अगर ये पता कर लिया तो अगर Q आ जाएगा तो PQ के बीच में डिस्टेंस तो आ ही जाएगा, है Yes, ना। sir. और मान लो अगर Q आ गया, Q का कोऑर्डिनेट आ गया, तो मैं मिड पॉइंट फॉर्मूला अप्लाई करके R भी निकाल सकता हूं। यस सर। ठीक है, तो देखो यही तरीका अपनाएंगे कि सबसे पहले अपन Q निकालने की कोशिश करते हैं। तो मुझे बताओ Q पॉइंट को क्या कैसे अज्यूम करेंगे। वही लैम्डा के इक्वल करके। वेरी गुड। पॉइंट Q को जो कि इस लाइन L पे है उसको लैम्डा के टर्म्स में अज्यूम कर लोगे, है Yes, ना। sir. Yes, sir. सबसे पहला स्टेप, अज्यूम पॉइंट P Q इन टर्म्स ऑफ लैम्डा, मतलब यहाँ पे एक ही अननोन रहेगा लैम्डा। सबसे पहले आपने पॉइंट Q को इस लाइन पे लैम्डा के टर्म्स में अज्यूम कर लिया। अब लैम्डा निकालने के लिए क्या तरीका अपना है, लैम्डा निकालने के लिए क्या कॉन्सेप्ट अपनाओगे, क्योंकि लैम्डा जब तक नहीं आएगा पॉइंट Q नहीं आएगा। तो बताओ लैम्डा निकालने के लिए क्या तरीका अपनाया जाए। अब आप दिमाग लगाओ। मैंने सबसे पहले जो गिवन लाइन L थी उस पे मैंने एक पॉइंट Q अज्यूम कर लिया लैम्डा के टर्म्स में। अब अगर इस लैम्डा को निकालना है तो इसके लिए क्या तरीका अपना, बोलो। सर डायरेक्शन रेशियोस परपेंडिकुलर रहेंगे। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ये जो लाइन PQ है और ये जो लाइन गिवन लाइन है ये आपस में परपेंडिकुलर है ना। यस सर। ठीक है, Yes, तो sir. इस लाइन का जो पैरेलल वेक्टर होगा B वेक्टर, और ये जो PQ वेक्टर है, इन दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री होगा। यस सर। देखिए यही कंसेप्ट है, देखो ध्यान से। पहली चीज, पहला स्टेप आपने सुनो ध्यान से, पहला स्टेप पॉइंट Q को गिवन लाइन पे मैंने अज्यूम कर लिया। ठीक है, ये स्टेप 1। स्टेप 2 कि मेरा जो PQ वेक्टर होगा वो परपेंडिकुलर होगा लाइन का पैरेलल वेक्टर B वेक्टर के। PQ वेक्टर लाइन के पैरेलल वेक्टर B से परपेंडिकुलर होगा, और दो वेक्टर का परपेंडिकुलर होता है तो उस पर हम क्या कर सकते हैं, Cross. हाँ, दो वेक्टर का परपेंडिकुलर तो उनके क्या जीरो होगा, डॉट प्रोडक्ट जी। डॉट प्रोडक्ट होगा, है ना। डॉट प्रोडक्ट को जैसे मैं जीरो से इक्वेट करूंगा यहां से क्या मुझे लैम्डा मिल जाएगा। जी सर। ठीक है, बस लैम्डा ही चाहिए था। जैसे ही लैम्डा आएगा वापस इसको यहाँ रखोगे तो Q आ जाएगा। मतलब अगर Q कोऑर्डिनेट आ गया मेरे पास तो Q से अब दोनों के बीच में डिस्टेंस निकालना आसान होगा। तो मेरा पहला काम हो गया, दूसरा काम तो ऑलरेडी हो गया। और R निकालने के लिए आप क्या अप्लाई कर दोगे, मिड पॉइंट। ठीक है, तो मेन काम क्या था, फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना। अगर फुट ऑफ परपेंडिकुलर आ गया तो बची हुई दोनों चीजें अपने आप आ जाएगी। फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालने के लिए दो ही स्टेप। पहली स्टेप, वो जो गिवन लाइन है उस पर एक पॉइंट अज्यूम करोगे लैम्डा के टर्म्स में, फिर PQ वेक्टर लिखोगे। अच्छा, PQ वेक्टर कैसे निकालते हैं, बोलो। Q माइनस P, Q minus Q minus P वेक्टर, वेरी गुड। और B वेक्टर तो ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया होगा, तो PQ वेक्टर का B के साथ डॉट जैसे ही जीरो से इक्वेट करोगे आपके पास एक लैम्डा आ जाएगा।
ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे समझो इस चीज पे, से क्वेश्चन जेई में पूछेगा जरूर। तो PQ वेक्टर के साथ B का डॉट प्रोडक्ट 0 से इक्वेट करोगे तो लैम्डा आ जाएगा, उस लैम्डा को आप वापस उसमें रखोगे तो पॉइंट Q आ जाएगा। जैसे Q आएगा डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करके PQ निकाल लेंगे और मिड पॉइंट फॉर्मूला अप्लाई करके R निकाल लेंगे। ठीक है, तो ये कंसेप्ट है आपका। अब इसको अप्लाई करेंगे तो 2 क्वेश्चन पे अप्लाई करेंगे तो वापस समझ में आ जाएगा, डरो मत। ठीक है, चलो ध्यान से देखो, चलो सब लोग अप्लाई करो। फुट ऑफ परपेंडिकुलर, डिस्टेंस और इमेज तीनों निकालो, तीनों चीज निकालो इस लाइन के लिए। सबसे पहले लाइन को स्टैंडर्ड फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देना और इस लाइन के लिए तीनों चीजें पता करो। सबसे पहले ऊपर से -1 कॉमन, ऊपर से माइनस कॉमन ले लेंगे, नीचे भेज देंगे। यहाँ पे तो कुछ जरूरत ही नहीं है, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है इसके साथ, मतलब 0 मान लेंगे। यहाँ से भी -1 ऊपर से कॉमन लेके नीचे भेज देना, तो ये स्टैंडर्ड इक्वेशन हो गई लाइन की। अब इसका डायग्राम बना लो। ठीक है, तो इस लाइन का पैरेलल वेक्टर बता दो क्या है? minus minus lambda minus plus 4 6 minus. lambda minus 3 lambda plus 1 नहीं, पैरेलल वेक्टर पूछ रहा था, बोलो सही लिखा है कि नहीं? है ना? पॉइंट P Yes, sir. जिसका मुझे कोऑर्डिनेट क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है 2, 3, 4 है ना? बोलो yes sir स्टेप 1 बताओ क्या रहेगी? so वही lambda Sir, इक्वल कर lambda assume कर हाँ, लेंगे। आप Sir, पॉइंट equal- निकालोगे, पॉइंट निकालने की कोशिश करेंगे और हाँ पॉइंट Q का कोऑर्डिनेट अज्यूम करो, तो पॉइंट Q क्या हो जाएगा लाइन के ऊपर? लैम्डा के टर्म्स में आया ना? जी इसको लैम्डा Yes, से इक्वेट कर देंगे। तो बताओ x कोऑर्डिनेट कितना आएगा Q का? minus minus lambda plus 1. y कोऑर्डिनेट, 6 lambda. z कोऑर्डिनेट, Minus minus 3 lambda. वेरी गुड, -3 लैम्डा प्लस 1, ये Q कोऑर्डिनेट आ गया। अब लैम्डा अगर आ गया तो मेरा Q कोऑर्डिनेट अपने, अब लैम्डा निकालने के लिए मुझे दिमाग लगाना पड़ेगा। तो क्या दिमाग लगाए लैम्डा निकालने के लिए? सर बोलो। PQ वेक्टर डॉट प्रोडक्ट हाँ, 0 करेंगे PQ वेक्टर डॉट Equal to 0. B के साथ हाँ सर है ना? हाँ सर अरे बोलो, और 2 वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट निकालना आता है, ये I का I के साथ, J का J के साथ, K का K के साथ, है ना? yes sir सबसे पहले तो PQ वेक्टर निकाल लेते हैं ताकि क्लियर होगा। PQ वेक्टर निकालने के लिए क्या करोगे? Q minus P. q Q minus माइनस P। हाँ, Q के कोऑर्डिनेट में से P के कोऑर्डिनेट को क्या कर दोगे? माइनस। तो देखो Q का x कोऑर्डिनेट कितना है ये, और P का x कोऑर्डिनेट कितना है 2। आ रहा है समझ में सबको कि नहीं? Yes, sir. PQ वेक्टर निकालने के लिए Q माइनस P कर रहा हूं, तो Q माइनस P, अब ये आपका P है और ये आपका Q है, इन दोनों को आपस में माइनस करोगे तो x का x के साथ माइनस होगा, तो -2 लैम्डा प्लस 4, ये इसका x कोऑर्डिनेट है, उसका x कोऑर्डिनेट 2, ये x कोऑर्डिनेट आ गया। दोनों के y कोऑर्डिनेट को आपस में डिफरेंस ले लोगे और z कोऑर्डिनेट का आपस में डिफरेंस हो जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा P के कोऑर्डिनेट। इसको वापस में लिख देता हूँ, -2 लैम्डा प्लस 2, 6 लैम्डा माइनस 3, -3 लैम्डा माइनस 3, ये P के कोऑर्डिनेट आ गया। इसका डॉट किसके साथ लेना है? B के साथ, है ना? बोलो बच्चों। yes sir अब डॉट प्रोडक्ट लेते के टाइम हम क्या करते हैं? x का x के साथ मल्टीप्लाई, y का y के साथ मल्टीप्लाई, z का z से मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे दोनों का डॉट प्रोडक्ट जब मैं लूंगा, देखो ध्यान से, -2 लैम्डा प्लस 2, इसका x और उधर का -2 है, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल टू 0। यहाँ से आपके पास लैम्डा आएगा, तो एनीवन कोई लैम्डा निकाल के बता दो कितना आ रहा है कैलकुलेशन करके। करो कैलकुलेशन और बताओ लैम्डा कितना है। सर 13/49 आ रहा है मेरा। 13/49, ओके। बाकी लोग भी एक बार निकाल के देख के क्रॉस चेक करके बता दो। सर मेरा भी यही आ रहा है 13/49. ओके, मेरा भी यही आ रहा है। वेरी गुड। अब 13/49 की वैल्यू यहाँ रखोगे तो क्या पॉइंट Q आ जाएगा? यस सर। है ना? आगे की स्टेप आप कर लोगे क्या? PQ डिस्टेंस निकालना है तो डिस्टेंस फॉर्मूला बोलो, यस सर राइट सर। और इमेज निकालने के लिए सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करें। तो इमेज कैसे निकालते हैं वो मैं दिखा देता हूँ। चलो, तो बेसिकली मान लो आपके पास फॉर एग्जाम्पल अभी कोई रैंडम अजम्पशन लेते हैं, मान लो ये 1
3 और 4 है, Q आपने निकाल लिया मान लो 2, 7 और 5, आपको क्या निकालना है? इमेज। इमेज को आपने मान लिया R, ठीक है, ये आपको पता। इसको आपने मान लिया फॉर एग्जांपल x, y, z, तो रेशियो कितना होगा? 1:1, है ना? बोलो। Yes. Yes, sir. बेसिकली इसको मान लो, एक काम करते हैं, x2 y2 z2 बोल देते हैं, x2 y2 और z2, ठीक है। ये आपका x1 y1 z1 और ये आपका x y z। तो अपना फॉर्मूला क्या होता है? बेसिकली मिड पॉइंट फॉर्मूला x इक्वल टू x प्लस x1/2, है ना, y इक्वल टू y1 प्लस y2/2 और z इक्वल टू z1 प्लस z2/2। जहां पे मेरे पास ये जो मिड में होता है, इसके कोऑर्डिनेट x y z होते हैं, ऊपर वाले के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं? x1 y1 z1, और नीचे वाले के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं? x2 y2 z2। अब वैल्यू पुटअप करके x y z निकाल लोगे, हाँ सर। x2 y2 z2, है ना। Yes, sir. यहाँ पे x मुझे गिवन है 2 के बराबर, x1 की जगह क्या आ जाएगा? 1, और x2 की जगह x2 रहेगा, तो यहाँ से x2 आ जाएगा मेरे पास कितना? 3। 3. यहाँ पे y कोऑर्डिनेट मुझे गिवन है, y कोऑर्डिनेट कितना गिवन है? 7, तो y की जगह 7 इक्वल टू y1 प्लस y2/2, यहाँ से y2 आ जाएगा 1, है ना। और यहाँ पे z5 z1 प्लस z2/2, तो z2 आ जाएगा मेरे पास Sir, y2 11 आएगा। y2 11 आएगा, ठीक है, क्लियर है? Yes, sir. ठीक है, तो ये कैलकुलेशन है बेसिक, आपने मिड पॉइंट फॉर्मूला अप्लाई किया। मेन तो था क्यू निकालना, क्यू निकालने के बाद डिस्टेंस फॉर्मूला से डिस्टेंस आ जाएगा और मिड पॉइंट फॉर्मूला से वो आ जाएगा। यहाँ तो कोई दिक्कत किसी को? No, sir. अच्छा, ये ज्यादा हैवी तो नहीं हो रहा? समझ में आ रहा है क्या क्या जा रहा है? Yes, sir. Yes, sir. ओके, Yes, sir. सर ये स्ट्रेट दो, लाइन रिवाइज हो रहा है। हाँ स्ट्रेट लाइन रिवाइज हो रहा है, और 3D में इतना टफनेस नहीं आपको, मैं जब जेई के क्वेश्चन कराऊंगा ना तो अपने आप सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट और लास्ट कॉन्सेप्ट हमारा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन, बहुत इंपॉर्टेंट, और इससे क्वेश्चन आना ही है, मतलब आएगा ही बहुत क्वेश्चन। लास्ट 2023 में तो काफी क्वेश्चन आए थे, ठीक है। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन का कॉन्सेप्ट समझने के लिए पहले जल्दी से ध्यान सुनना। जो 3D में है ना, लाइन 3 प्रकार की होती है। एक कि दो लाइन इंटरसेक्ट कर ले, कि दो लाइन आपस में क्या कर ले? इंटरसेक्ट। एक प्रकार ये होता है कि दो लाइंस आपस में कैसी हो? पैरेलल, जो कभी भी इंटरसेक्ट ना करें। और एक ऐसी होती है जो नाइदर पैरेलल हो नॉर इंटरसेक्टिंग, उनको बोलते हैं स्क्यू। तो 3D में ऐसा समझो, ऐसा जा रही 3D में, एक पूरा ऊपर से जा रही है और एक पूरा नीचे से जा रही है, ठीक है। जैसे मान लो आप ऐसा सोचो, एक मेट्रो है, एक मेट्रो के ऊपर से रेलवे लाइन जा रही है और नीचे से आपने एक रोड जा रही है, तो वो दोनों लाइन कभी इंटरसेक्ट करेगी क्या? समझ में आ रहा है? ऊपर से मेट्रो की लाइन जा रही है, नीचे एक रोड है आपका, वो लाइन आपस में किसी स्क्यू लाइन है ना। ऐसी लाइन को हम क्या बोलते हैं? स्क्यू लाइन। स्क्यू लाइन मतलब ऐसी लाइन जो कभी भी आपस में इंटरसेक्ट भी नहीं करेगी और पैरेलल भी नहीं हो। ये हो गई पैरेलल लाइन, ठीक है। ये हो गई इंटरसेक्टिंग लाइन। यहां तक समझ में आया क्या? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। लाइन 3D में 3 प्रकार की होती है, एक होती है इंटरसेक्टिंग लाइन, एक होती है पैरेलल लाइन, एक होती है स्क्यू लाइन। इंटरसेक्टिंग मतलब इंटरसेक्ट करे, पैरेलल मतलब पैरेलल, और स्क्यू मतलब नाइदर पैरेलल नॉर इंटरसेक्टिंग, ठीक है। एक ऊपर से निकल के एक नीचे से निकल के कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेगी। अब इन्हीं के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला हमको याद रखना है। अब दो लाइन की इक्वेशन गिवन है, मतलब अगेन वही चीज, इस पे पोजीशन वेक्टर A1 पता होगा, A2 पता होगा, इनके पैरेलल वेक्टर पता होंगे हमको, B1 और B2, ये तीनों लाइन के लिए हमको पता होगा। अच्छा मुझे बताओ फर्स्ट केस में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना आएगा? दो इंटरसेक्टिंग लाइन है तो उनके बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना आएगा? 0. 0। हाँ, 0. अगर इंटरसेक्टिंग है तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमेशा 0 ही आएगा ना। जहां पे पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे वो तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना आएगा? 0 है, राइट? अरे बोलो। Yes, sir. अब Yes, इसका sir. फॉर्मूला आती है। अब एक लाइन है मान लो A1, इसका A1 वेक्टर, इसका पैरेलल वेक्टर मान लो B1 वेक्टर, दूसरी लाइन का पॉइंट है A2 वेक्टर और इसका पैरेलल वेक्टर है मान लो B2 वेक्टर, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला आपको एकदम बाय हार्ट याद कर लेना, ठीक है। डेरिवेशन देखना हो तो अच्छे से देख सकते हो, अच्छी चीज है डेरिवेशन, इसका डेरिवेशन काफी अच्छा है, उसमें 2-3 चीज सीखने को मिलती है। एनसीईआरटी से इसका डेरिवेशन आप देख सकते हो, लेकिन अल्टीमेटली फॉर्मूला ही याद करना है, क्योंकि फॉर्मूले से ही सारे क्वेश्चन बनते हैं। लेकिन अगर आप खुद को समझना चाहो तो डेरिवेशन जरूर देखना एनसीईआरटी में जाके। मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिख रहा हूं, फॉर्मूला याद है किसी को शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन का? बोलो। चलो मैं लिख देता A2 हूँ। minus A1 हाँ, A2 माइनस A1 B1 क्रॉस B2 डॉट, हाँ इसका डॉट लेंगे B1 क्रॉस B2 के साथ, अपॉन B1 क्रॉस B2 का मैग्नीट्यूड। वेरी गुड, अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ B1 क्रॉस B2, बहुत बढ़िया।
तो ऊपर आपका डॉट प्रोडक्ट है, मतलब वो एक स्केलर क्वांटिटी आनी है, और नीचे B1 क्रॉस B2 मैग्नीट्यूड क्या लेना आपको, B1 क्रॉस B2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड लेना। ठीक है, तो ये आपका फॉर्मूला है जिसको आपको एकदम रट लेना है अच्छे से। ठीक है, और इस पे जेई जरूर क्वेश्चन इस बार पूछेगा, गारंटी इस बात की। ठीक है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइन, दो लाइन जिसके ऊपर दो पॉइंट A1 और A2 और उनके पैरेलल वेक्टर है B1 और B2, तो इनके बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला बन जाएगा A2 माइनस A1 डॉट B1 क्रॉस B2। A2 माइनस A1 एक वेक्टर होगा, उसका डॉट आपको लेना है B1 क्रॉस B2 वेक्टर के साथ, डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ B1 क्रॉस B2, और इस पूरे का मॉड ले लेना क्योंकि आपका डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव आना चाहिए। ठीक है, तो आपको देखो क्वेश्चन करना क्या है, आपको दो लाइन की इक्वेशन होगी, सबसे पहले B1 वेक्टर, B2 वेक्टर, A1 और A2 इन चारों को अलग कर लेना। A1 A2 मतलब पॉइंट ऑन द लाइन, B1 B2 वेक्टर मतलब पैरेलल वेक्टर, है ना? यस बोलो। सर। ये अलग करने के बाद आप क्या करना, बताओ क्या निकालना ना, A2 माइनस A1 निकाल लेना, है ना? यस सर। A2 माइनस A1, और फिर इसके अलावा क्या निकालोगे, B1 क्रॉस B2। B1 क्रॉस B2। A2 माइनस A1 निकाल लेना और B1 क्रॉस B2 निकाल लेना। B1 क्रॉस B2 निकाल, दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट निकालना आता है? यस सर। यस सर। आई जे Yes, के sir. बी के क्वेश्चन B2 के क्वेश्चन, तो दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट A2 माइनस A1 का साथ डॉट ले लेंगे, डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे तो डिस्टेंस डी आ जाएगा। ये कब, जब दो लाइन स्क्यू हो, उसका ये फॉर्मूला। अब जब दो पैरेलल लाइन होगी तो अगेन इस पे मान लो पॉइंट है A2 वेक्टर, A1 वेक्टर, इसका पॉइंट है A2 वेक्टर। अब पैरेलल है तो दोनों का पैरेलल वेक्टर तो सेम ही होगा, है ना? अगर दो लाइन पैरेलल है उनका पैरेलल वेक्टर तो क्या होगा, कॉमन ही होगा। अब इसके बीच में जो डिस्टेंस का फॉर्मूला है वो बनेगा आपका, बताओ एनीवन? B क्रॉस A2 माइनस A1 वेरी गुड, B अपॉन क्रॉस B1 का मैग्नीट्यूड। A2 माइनस A1। अब देखो यहाँ पे तो B क्रॉस A2 माइनस A1, ये तो एक वेक्टर आएगा, मुझे तो वैल्यू चाहिए, तो इसका हम क्या ले लेंगे, मैग्नीट्यूड, है ना? B क्रॉस A2 माइनस Yes, A1 sir. से एक वेक्टर मिलेगा, उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना, मैग्नीट्यूड वेक्टर निकालना का आता है अंडर रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ B, डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ B। क्या ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, ये दोनों फॉर्मूला आपको याद रखने, जल्दी से देख लो, याद रख लोगे कि नहीं? अरे बोलो बोलो। Yes, sir. ठीक है, यस सर। चलो अब इस पे मैं आपको जेई के क्वेश्चन कराता हूँ। देखो डायरेक्ट दिखाता हूँ जेई ने किस तरह के क्वेश्चन पूछे हैं। देखो ध्यान से, ये 2023 का इसी साल का क्वेश्चन है, 24 जनवरी, मतलब पहले ही जो पहला पेपर का पहले शिफ्ट का क्वेश्चन है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन, डायरेक्ट क्वेश्चन है ना? यस सर। तो आपको जरूर एक क्वेश्चन आएगा क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन इस बार पूछे गए। अब मुझे बता दो सबसे पहले दोनों लाइन के लिए A1 वेक्टर के बारे में बता दो पहले, A1 वेक्टर के डायरेक्शन रेशियोस। 2, -1 डायरेक्शन, हाँ A1 वेक्टर पॉइंट ऑन द लाइन, वेरी गुड। 2, -1 -1 plus 6. वेरी गुड। A2 वेक्टर मतलब दूसरी लाइन के ऊपर जो पॉइंट है उसका डायरेक्शन 6 6, -1 -8 6,1, -8, वेरी गुड। और पहली लाइन का B1 वेक्टर सर y जो है वो -1 होगा। -1 हो जाएगा। हाँ y -1 होगा। इसका B1 वेक्टर -1 नहीं होगा। -1 नहीं होगा, ऊपर से माइनस कॉमन लोगे तो क्या बनेगा, माइनस कॉमन लोगे तो y -1, हाँ तो सही तो आएगा, माइनस नहीं आएगा, हाँ 1 ही आएगा। ऊपर से माइनस कॉमन लोगे तो नीचे -2 जाएगा, ठीक है? यस सर। और यहाँ पे फर्स्ट वाले लाइन का पैरेलल वेक्टर बता दो जल्दी से। 3, 2, 2 हाँ, और सेकंड वाली लाइन का पैरेलल वेक्टर बता दो। 3, -2 3 -2 0। इसमें यहाँ तक इसी स्टेप में किसी को डाउट हो तो बोलो एनीवन। नो सर। नहीं, हाँ अब हम कौन कौन सी वैल्यू निकालेंगे? एक तो काय की रिक्वायरमेंट होगी मेरे को, वेरी गुड। एक A2 minus A1 तो बता दो, A -A1 क्या आ जाएगा? 4, 2 4. -14। हाँ वेरी गुड। सबको दिख रहा है, A2 में से A1 को माइनस कर देंगे, है ना? यस और दूसरी रिक्वायरमेंट किसकी रहेगी? B1 into B2। B1 क्रॉस B1 क्रॉस B2, है ना? यस सर। बोलो इसके मैग्नीट्यूड की, आ रहा है कि नहीं समझ में? यस सर। और दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट निकालना अभी, यस Yes, sir. ठीक है? तो यहाँ से मेरे पास ये आ जाएगा, तो यहाँ पे देख लेते हैं फटाफट। B1 क्रॉस B2 आ जाएगा 2i कैप,
चेक कर लेना, +6 जे कैप -6 और सॉरी -6 -12 के कैप, चेक कर लेना, ठीक है। ये आपका बस B1 क्रॉस B2 आ गया, है ना, ठीक है। Yes, sir. ओके, अब फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। फॉर्मूला क्या था डिस्टेंस का? A2 minus A1 dot B1 cross B2 upon magnitude of B1 cross B2. वेरी गुड। A2 माइनस A1 का डॉट B1 क्रॉस B2 के साथ डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ B1 क्रॉस B2, है ना। सर B1 क्रॉस B1 में 4i कैप आना चाहिए शायद। 4i के बनना चाहिए। Yes, हाँ, sir. 4i यहाँ के पे बाद। 2i. वेरी गुड, 4i अब सही है, यस ठीक है। तो बेसिक अब ये मेरा A2 माइनस A1, ये मेरा B1 क्रॉस B2, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट कर दोगे? यस सर इनका डॉट प्रोडक्ट कैसे करेंगे? अगेन कोएफिशिएंट आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, है ना। यस सर तो बताइए, x का x i का i के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, j का j के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, k का k। आई थिंक ये सब चीजें आपको क्लियर होगी। दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट कैसे लेते हैं, है ना। यस सर और नीचे इसका मैग्नीट्यूड Yes, कितना sir. है? अंडर रूट ऑफ, बोलो अंडर रूट क्या लिखूं? Square 6 square minus हाँ, 12 4 का square. स्क्वायर, 6 का स्क्वायर और -12 का स्क्वायर, है ना। यस सर ठीक है, देखो क्या ये क्वेश्चन टफ रहेगा क्या? ये बोर्ड्स में तो गारंटी आना ही है, जेई में नहीं। भी पूछ रहे हो, है ना। यस ठीक है, देखो एक क्वेश्चन और मैं दिखाता हूँ। आपने स्क्यू वाला रिजल्ट लगाया है, इसमें पैरेलल वाला क्यों लगाया? वो पैरेलल, यहाँ पे दोनों पैरेलल वेक्टर अलग अलग है ना। अगर पैरेलल वेक्टर सेम होते तो मैं पैरेलल का फॉर्मूला अप्लाई कर। B1 और B2 अलग अलग है ना, ओके सर। है ना। तो B1 और B2 मेरे अलग अलग दिख रहे हैं, इसलिए मैंने क्या बोला कि भाई लाइन इसकी होगी। अगर B1 और B2 वेक्टर सेम होते तो पैरेलल वाला फॉर्मूला अप्लाई करता, है ना। ओके सर। ओके ग्रेट। अब देखो एक क्वेश्चन और पूछा गया था, मैं आगे दिखाता हूँ। देखो ये वाला 24 जनवरी उसी दिन सेकंड शिफ्ट में फिर से क्वेश्चन पूछा गया। इफ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन इज 6 देन लैम्डा की वैल्यू बताओ। तो यहाँ पे भी सेम कांसेप्ट अप्लाई होगा, है ना। यस सर ठीक है, Yes, sir. डायरेक्ट क्वेश्चन जेई में आ रहे हैं और अगर फॉर्मूला अच्छे से याद होगा, कैलकुलेशन प्रॉपर्ली करोगे तो कोई गलती नहीं होगी। ओके सर। कर लोगे ना इस टाइप के क्वेश्चन? सारे कुछ कर लेंगे। यस सर ठीक है, एक लास्ट कॉन्सेप्ट और, थक तो नहीं गए? 10 मिनट और खींच लो, कंप्लीट हो जाएगा। हाँ सर। Yes, sir. ठीक है, 10 मिनट की और बात है, ठीक है। थोड़ा सा एक्सर्शन हो गया होगा, लेकिन 10 मिनट का रख के हम टॉपिक नहीं छोड़ पाएंगे। 10 मिनट का और कंप्लीट करके चैप्टर को एंड कर देंगे। तो ये था शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन, जिसका फॉर्मूला आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट, प्लेन वैसे हट गया है, लेकिन प्लेन की कुछ बेसिक बातें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। वो मैं आपको समझा रहा हूं, ध्यान से देखना। एक प्लेन जिसकी जनरल इक्वेशन आपको, जैसे लाइन की इक्वेशन आपको याद हो, तो लाइन की इक्वेशन जनरल इक्वेशन किस फॉर्मेट में होती थी? ax + by + c = 0, है ना। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, ax + by + c = 0 आपकी लाइन की जनरल इक्वेशन होती थी। फिर से प्लेन की भी जनरल इक्वेशन आपकी होती है इस फॉर्मेट में, ax + by + cz + d = 0। प्लेन की मेरी जनरल इक्वेशन ऑफ द प्लेन होती है ax + by + cz + d = 0। ये इक्वेशन ऑफ द प्लेन इन जनरल फॉर्म, ठीक है। पहली चीज तो ये, मतलब आपको इस फॉर्मेट में देंगे इक्वेशन। x का टर्म होगा, y का टर्म होगा, z का टर्म होगा, कांस्टेंट टर्म होगा, x y z की पावर 1 होगी। एग्जांपल के तौर में अगर समझना चाहो तो 2x - 3y + 4z - 5 = 0। ये मेरी प्लेन की क्या है इक्वेशन? 2x - 4y + 5z = 0। ये मेरी क्या है? प्लेन की इक्वेशन। क्लियर है? बोलो। यस सर Yes, sir. यस सर। Yes, sir. अब इसमें एक चीज बस ध्यान रखना, इस प्लेन के परपेंडिकुलर एक नॉर्मल वेक्टर होगा। इस प्लेन के परपेंडिकुलर मेरा एक नॉर्मल वेक्टर होगा। वो नॉर्मल वेक्टर निकालना बहुत आसान होता है। अगर प्लेन की इक्वेशन पता है ना, तो इस नॉर्मल वेक्टर को निकालना भी मेरे लिए आसान है। कि ये जो नॉर्मल वेक्टर जो इस प्लेन की क्या होगा? परपेंडिकुलर, वो हो जाएंगे, उसके जो डायरेक्शन रेशियोज होंगे वो मेरे एक्स वाई जेड के कोएफिशिएंट के बराबर होंगे। प्लेन के परपेंडिकुलर जो नॉर्मल वेक्टर होगा उसके जो डायरेक्शन रेशियोज होंगे वो मेरे एक्स वाई जेड के कोएफिशिएंट के क्या होंगे? बराबर। तो यहाँ पे एक्स वाई जेड के कोएफिशिएंट अगर आप ध्यान से देखोगे एबीसी है, तो इस प्लेन का नॉर्मल वेक्टर के डायरेक्शन रेशियोज क्या हो जाएंगे? a, b, c। क्या ये आसान है? हाँ, है ना। यस सर ठीक है, एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। बस ये छोटी चीज आपको ध्यान रखनी, कभी अगर मान लो एग्जाम में यूज होगी तो आपको पता होना चाहिए। जेई यूज कर सकता है, उन्होंने प्लेन हटा तो दिया, लेकिन ये बेसिक कंसेप्ट पता होना चाहिए। जैसे मैं एग्जांपल के तौर में बोलूं, मान लो एक प्लेन की इक्वेशन आपको गिवन है 3x - 5y + 4z - 9 = 0। तो मैं पूछ रहा हूँ कि इस प्लेन के परपेंडिकुलर जो नॉर्मल वेक्टर होगा, बताओ क्या होगा? 3 minus 5, Minus कैप 4. माइनस 5 देगा plus 4. क्या ये बात सब लोग समझ के याद रख लोगे? यस सर
ठीक है। और Yes, sir. एक छोटी सी और लास्ट कॉन्सेप्ट कि अगर मान लो आपको प्लेन की इक्वेशन दे दें, जैसे मान लो इसी को ले लेते हैं, x प्लस वाई कुछ भी ले लेते हैं माइनस जेड प्लस 2 इक्वल टू 0, एक प्लेन की इक्वेशन की बने और बोला कि एक लाइन इस प्लेन को किसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है, एक पॉइंट पी पे इंटरसेक्ट कर रही है, लाइन की इक्वेशन भी आपको गिवन है, मान लो x माइनस 2/3 इक्वल टू y माइनस 1/4 इक्वल टू मान लो z माइनस 2/1। तो पूछा ये पॉइंट पी का कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो आप लॉजिकली बताओ, देखो इसमें मुझे सिखाने की भी जरूरत नहीं, आप लॉजिकली बताओ क्या ये पॉइंट पी निकाल सकते हो, तरीका क्या रहेगा? Sir, lambda. लैम्डा को assume करके देखो ये में जो पढ़ाने की जरूरत पड़ी क्या, अगर मैं नहीं भी पढ़ाता तो भी आप समझ सकते हो, ये जेई पूछ सकता है, पी का कोऑर्डिनेट लैम्डा के टर्म्स में अज्यूम करोगे। Yes, sir. यस सर अब लैम्डा निकालने के लिए किस क्या तरीका अपनाएंगे? x की वैल्यू निकाल लेंगे हाँ बेसिकली क्या करो, ये पॉइंट पी इस प्लेन पे भी तो लाई करेगा, Yes, sir. है ना? Yes, sir. अगर ये पॉइंट पी इस प्लेन पे लाई करेगा तो पी को प्लेन की इक्वेशन में सेटिस्फाई कर दोगे, यस सर सेटिस्फाई पी इन इक्वेशन ऑफ प्लेन, प्लेन की इक्वेशन में इस पॉइंट पी को सेटिस्फाई कर दोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, लैम्डा आ जाएगा, और लैम्डा जैसे ही आएगा मेरा काम हो जाएगा, हाँ है ना? यस सर ग्रेट ग्रेट, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो यही था आपका कॉन्सेप्ट। इसके बाद मैंने जेई के बहुत सारे पीवाईक्यू आपको दिए हुए हैं, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। अपन ने देखो थ्योरी कवर करी, क्वेश्चन करने का टाइम हमारे पास आज थोड़ा कम रह गया, लेकिन ये सारे क्वेश्चन जेई 2023 के, इनके क्वेश्चन और इनके आंसर की मैंने आपको यहाँ पे डाल रखी है, घर पे बहुत प्रॉपरली इन सबको ट्राई करना, और आई होप आप सारे निपटा लोगे। एक बस लास्ट क्वेश्चन है, वो अपना जो स्टार्टिंग में मैंने छोड़ा था, याद आ रहा है? वो करवा दूं? Yes, sir. करवा। ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन मैंने स्टार्टिंग में छोड़ा था डायरेक्शन कोसाइन का, और ये जेई ने बहुत बार पूछा है, ठीक है, और इसको करने का एक स्टैंडर्ड तरीका, उसी तरीके से इस टाइप के हर क्वेश्चन होंगे। पढ़ो इस क्वेश्चन को, द एंगल बिटवीन टू लाइन, लास्ट क्वेश्चन आज का, द एंगल बिटवीन टू लाइन हुज डायरेक्शन कोसाइन आर गिवन बाय दिस एंड दिस। अब बेसिकली क्या बोला गया, ध्यान समझना, देखो इस टाइप के क्वेश्चन आपको बहुत सारे मिलेंगे, लेकिन उन सबको करने का एक ही तरीका है, एक स्टैंडर्ड तरीका, उस स्टैंडर्ड तरीकों को देखो बस, कि दो लाइंस के बीच में एंगल पूछा है, उनके डायरेक्शन रेशियोज के बीच में ये चीज आपको गिवन है। तो पहली चीज आपको करना क्या है वो समझो ध्यान से, आपको उन दोनों लाइन का जो पैरेलल वेक्टर है, उन दोनों लाइन के जो पैरेलल वेक्टर है b1 और b2, उनके या तो आप डायरेक्शन रेशियोज निकाल लो या डायरेक्शन कोसाइन निकाल लो, ठीक है, क्योंकि आपको पता है अगर दोनों पैरेलल वेक्टर आ गए तो दोनों लाइन के बीच में एंगल आ जाएगा। Yes, sir. तो मेरा टारगेट क्या है बेसिकली, ये मेरे को लाइन, जो दो लाइन है उनके दोनों लाइन के मुझे पैरेलल वेक्टर के या तो डायरेक्शन कोसाइन या डायरेक्शन रेशियोज अगर आ गए तो मेरा काम बन जाएगा, ये मेरा टारगेट। तो उस टारगेट को अचीव करने के लिए हम तरीका क्या अपना रहे, स्टेप 1, आपको बेसिकली क्या दिया है, दोनों लाइन के डायरेक्शन रेशियो मिक्स फॉर्मेट में गिवन है। आपको देखो सबसे पहले दोनों को लिख लो, क्या दिया है, L प्लस M प्लस N इक्वल टू 0, और दूसरी इक्वेशन क्या गिवन है, 2L स्क्वायर प्लस 2M स्क्वायर माइनस N स्क्वायर इक्वल टू 0, दूसरी इक्वेशन गिवन है, ठीक है। नाउ अब तरीका क्या रहेगा, बहुत आसान तरीका, बहुत स्टैंडर्ड तरीका। सबसे पहले क्या करना, इन दो, अगेन वही सेम चीज जैसे वहां पे मैंने सिखाया था, यहाँ पे 3 वेरिएबल है LMN, तो सबसे पहले कन्वर्ट इनटू 2 वेरिएबल, कन्वर्ट इनटू 2 वेरिएबल, मतलब कोई इक्वेशन जिसमें सिर्फ 2 वेरिएबल हो, या तो पूरी इक्वेशन L और M के टर्म्स में या M और N के टर्म्स में, या फिर वो, तो क्या कर सकते हो, यहां से L की वैल्यू निकाल के इसमें पुटअप कर दो, या फिर यहां से M की वैल्यू निकाल के इसमें पुटअप कर दो, या फिर N की वैल्यू निकाल के इसमें पुटअप, हाँ है ना? तो पूरी इक्वेशन आपकी किसी 2 वेरिएबल में कन्वर्ट हो जाएगी, बोलो। Yes, sir. यस सर L की वैल्यू यहाँ से क्या है कि माइनस M माइनस N, वो वैल्यू निकाल के अगर मैं नीचे पुटअप कर दूंगा तो देखो ध्यान से, L की जगह क्या लिख दूंगा, माइनस M माइनस N का होल स्क्वायर प्लस 2M स्क्वायर माइनस N स्क्वायर इक्वल टू 0। तो यहाँ पे आप अगर ध्यान से देखोगे पूरी इक्वेशन मेरी M और N के टर्म्स में कन्वर्ट होगी, पूरी इक्वेशन मेरी किसके टर्म्स में कन्वर्ट होगी, M और N में। इसको अगर आप सिंप्लीफाई करने की कोशिश करोगे, यहाँ से M स्क्वायर का टर्म आएगा 2M स्क्वायर प्लस 2M स्क्वायर 4M स्क्वायर, यहाँ पे आएगा अगेन 4N स्क्वायर माइनस N स्क्वायर, तो माइनस का 3N स्क्वायर, और यहाँ पे आएगा प्लस का 2Mn, और 2Mn 2 से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस का 4Mn। ये पूरी इक्वेशन इस तरह से बन जाएगी, हाँ है ना? कोई डाउट यहां तक, बोलो। यस सर कोई डाउट है? हाँ है ना? नो सर
ठीक है, नो सर। स्टेप 1 पहली, आई नो आप थक गए होंगे, पर ये एक्चुअली लास्ट क्वेश्चन इसलिए मैं इसको छोड़ना नहीं चाह रहा हूँ, थोड़ा सा बस पेशेंसली सुन लो, हो जाएगा काम। यहाँ से एल की वैल्यू निकाल के, मैं भी एक्चुअली 2 घंटे से बोल बोल के थक गया हूँ। मेरी एक्चुअली आज 6 बजे से क्लास कंटिन्यूस चल रही थी, लेकिन कल आपकी क्लास हुई नहीं थी, लेकिन आज लेना जरूरी था। ठीक है, तो यहाँ से अपने क्या करें, स्टेप 1 में एल से की वैल्यू उठा के मैंने यहाँ पे रख दी, तो पूरी इक्वेशन एम और एन के टर्म्स में कन्वर्ट हो चुकी है। अब मैं क्या करूंगा, स्टेप 2, अब मैं यहाँ पे m बाई एन में क्वाड्रेटिक बनूंगा। m बाई एन में क्या बनूंगा, क्वाड्रेटिक। तो मैं क्या कर रहा हूँ, पूरी इक्वेशन को n स्क्वायर से डिवाइड कर रहा हूँ। n स्क्वायर से क्या कर रहा हूँ, डिवाइड। तो n स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो आपकी इक्वेशन क्या बन जाएगी, m बाई एन का होल स्क्वायर प्लस 4 टाइम्स m बाई एन माइनस 3 इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये मेरी m बाई एन में क्या बन गई, क्वाड्रेटिक। अब चाहो तो इसको आप कुछ मान लो, फॉर एग्जाम्पल इसको t मान लिया, तो 4t स्क्वायर प्लस 4t माइनस 3 इक्वल टू 0 आया ना। यहाँ से यहाँ पे क्या बन गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई आपके पास, बोलो। यस सर। यहाँ से क्वाड्रेटिक है तो मतलब t की 2 वैल्यू आएगी। t की कितनी वैल्यू आएगी, 2। इसका मुझे कोई बता दो क्या आएगा, 12 है ना, तो इस t की वैल्यू क्या क्या आ सकती है यहाँ पे, मान लो, चलो अभी के लिए एज्यूम कर लेते हैं इसको, चलो क्वाड्रेटिक को मैं सॉल्व ही कर देता हूँ। 40 स्क्वायर प्लस 40 माइनस 3 है ना, 40 स्क्वायर प्लस 40 माइनस 3, तो या हाँ बोलो सर वो जो इक्वेशन है उसमें सिर्फ माइनस एन स्क्वायर बचेगा। माइनस एन स्क्वायर बचेगा, एक बार देख लेते हैं यहाँ पे क्या आएगा। अच्छा हाँ, बाहर तो 2 है ना, सॉरी सही सही बताया आपने, बाहर 2 है तो 2 प्लस 2 4 हो जाएगा, और प्लस का 2n स्क्वायर माइनस का n स्क्वायर, तो हाँ माइनस का n स्क्वायर बचेगा। थैंक यू, यहाँ पे माइनस का n स्क्वायर बचेगा, तो लास्ट में आपका कोएफिशिएंट कितना बचेगा, माइनस का 1, हाँ है ना। यस सर। ठीक है, ग्रेट, थैंक यू। यहाँ पे माइनस, इस क्वाड्रेटिक का रूट निकालना मुझे, तो क्वाड्रेटिक क्या है मेरी, 40 स्क्वायर माइनस 40 माइनस 1, तो बेसिकली क्या है ये, यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे 40 स्क्वायर प्लस 40 माइनस 1, इसको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म अप्लाई कर देते हैं, प्लस 2t माइनस 1, तो यहाँ से 2t कॉमन, 2t प्लस 1 कॉमन, इसमें कुछ गड़बड़ कर दी मैंने, सॉरी, कहीं ना कहीं कुछ मिस्टेक हुई है, एक बार चेक करो तो। ऊपर से l की वैल्यू कितनी आएगी, माइनस m माइनस n, यहाँ पे रख दिया होगा ना। हाँ, यहाँ का प्लस का 2n स्क्वायर या माइनस का स्क्वायर, तो प्लस का n स्क्वायर आएगा, राइट। तो प्लस का n स्क्वायर मतलब यहाँ पे प्लस 1 बनेगा। ये सबको समझ में आ रहा है ना क्या हो रहा है। यस सर। बेसिकली यहाँ से t की वैल्यूज मुझे निकालनी पड़ेगी, तो t की वैल्यू क्या आ रही है, सर प्रोसीजर बता दो, कर लेंगे। परफेक्ट स्क्वायर है क्या ये, 2t प्लस 1 का होल स्क्वायर है, हाँ है ना। यस सर। तो t की वैल्यू आ जाएगी -1/2। ठीक है, यहाँ पे दोनों रूट्स इक्वल आ गए, इक्वल आने नहीं चाहिए थे, वैसे 2 अलग अलग रूट आने चाहिए थे, कह रहे। ठीक है, तो t की वैल्यू कितनी आ गई, -1/2, मतलब m बाई n का जो रेशियो आ जाएगा वो आ जाएगा -1/2। क्लियर है, और दूसरा भी कितना आ जाएगा, -1/2। तो यहाँ पे अगर जब t की 2 वैल्यू आ गई, मतलब दोनों के दोनों लाइंस कैसी होगी, पैरेलल। ठीक है, यहाँ पे इस केस खैर क्वेश्चन में आपकी दोनों लाइंस कैसी आ गई, पैरेलल। अब क्वेश्चन वैसा था, लेकिन यहाँ पे आप जनरली आप जो क्वेश्चन देखोगे उसमें t की मान लो 2 वैल्यू आ रही। फॉर एग्जांपल अभी के लिए मान लो मैं दूसरी अज्यूम कर रहा हूँ 1, है ना। तो आपको m बाई n के 2 रेशियो मिलेंगे, एक रेशियो यहाँ से आएगा, एक रेशियो यहाँ से आएगा। ठीक है, वो m बाई n को आप ये जैसे निकलेगा आपके पास, अब आपसे देखो, सुनो ध्यान से, यहाँ से t की 2 वैल्यू आएगी, यहाँ तक समझ में आया सबको। यस सर। t की आपके पास 2 वैल्यू आएगी, इन दोनों वैल्यू से आपको 2 लाइन मिलेगी। दोनों वैल्यू से आपको कितनी लाइन मिलेगी, 2। पहली लाइन मान लो m बाई n को आपने इक्वेट किया सपोज -1/2 से, यहाँ से आ जाएगा m इक्वल टू -2n/2। अब आपको कुछ नहीं करना है, जो काम आपने पहले किया था, किसी एक को लेमडा अज्यूम कर लेना था। n को मान लो लेमडा अज्यूम कर लिया, तो n को जगह लेमडा, m आ जाएगा -λ/2, और l आ जाएगा, यहाँ पे l की वैल्यू रख दोगे तो l आ जाएगा, इन दोनों को सब्सट्रैक्शन, l आ जाएगा 3λ/2। ठीक है, तो ये आपको लाइन L1 के डायरेक्शन रेशियोज आ गए, तो कितना आ जाएगा वो, लेमडा -λ/2 3λ/2, या फिर 1, -1, 3/2। क्लियर है, ये लाइन L1 के डायरेक्शन रेशियोज। इसी तरह से जो अगली t की वैल्यू है 1, अगर मान लो m बाई n को 1 से इक्वेट करोगे, और किसी एक को अगेन लेमडा मान लोगे, तो n को लेमडा, तो m भी लेमडा आ जाएगा, और यहाँ पे m और n की वैल्यू रखोगे तो l की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -2λ। तो इस लाइन L2 के डायरेक्शन रेशियोज क्या हो जाएंगे, 1, 1, -2। क्या यहाँ तक बात समझ में आई। यस सर। ठीक है, तो B1 और B2 आपके पास आ गए। बेसिकली दोनों लाइन के पैरेलल वेक्टर पता है, दोनों के बीच में एंगल निकालना आपको आता है। तो कहने का मतलब बहुत आसान है। स्टेप 1, सबसे पहले किसी आपके LMN में आपको 2 रिलेशन देंगे, 2 रिलेशन में से किसी एक को एलिमिनेट कर देना, m और n में क्वाड्रेटिक बनेगी, तो m बाई n में क्वाड्रेटिक बना देना। तो m बाई n की 2 वैल्यू आएगी,
उन दोनों वैल्यू से आपको दोनों लाइंस की क्या मिलेंगे, डायरेक्शन रेशियोज, और दो लाइन के अगर डायरेक्शन रेशियो पता है तो उन दोनों के बीच में एंगल निकालना मेरे लिए आसान है। ठीक है, तो ये था आज का लेक्चर, जिसमें एक बार मैं आपको सिलेबस दिखा देता हूँ, जल्दी से एक बार देख लो। सिलेबस में आपके पास जो जो चीजें थी, कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट इन स्पेस एक्स वाई जेड, दो पॉइंट के बीच में डिस्टेंस, सेक्शन फॉर्मूला, डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन कोसाइन, एंगल बिटवीन टू लाइन, स्क्यू लाइन, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन लाइन, और इक्वेशन ऑफ द लाइन। क्या सारी चीजें हमने अच्छे से कवर करी क्या? यस सर। यस Yes, सर। sir. समझ में आया? यस सर। यस सर। ठीक है, तो देखो क्वेश्चंस थोड़े कम कवर हो पाए लास्ट में। अब आपका काम यही है, अभी जब मैं पीडीएफ भेज दूंगा उन सारे पीवाईक्यू को बहुत प्रॉपर्ली अटेंड कर लेना। इसके अलावा आपको करने की कोई जरूरत नहीं, लगभग 20 से 25 पीवाईक्यू होंगे। ये 10-25 पीवाईक्यू अगर आपने अच्छे से अटेम्प्ट कर लिए, नेक्स्ट क्लास में इसका डाउट डिस्कशन रख लेंगे तो आपका ये पूरा काम हो जाएगा। ठीक है, ओके सर। ओके, ओके ओके सर। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर अटेंडिंग पेशेंसली, थैंक थैंक यू, यू बाय, सर। थैंक यू सर। गुड नाइट। थैंक यू। सर